आज आप किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हो, कहीं नौकरी का फॉर्म भरते हो, तो पता चलता है न्यूनतम उम्र तो इसकी इतनी है और अधिकतम उम्र इसकी इतनी है। या तो न्यूनतम में नहीं पहुंचे या अधिकतम के बाहर हो गए। आज किसी होटल या कहीं पे रिसेप्शन का काम करने जाओगे, देखेंगे चेहरा सुंदर है कि नहीं। सेना में भर्ती जाएंगे, बोलेंगे सीना फुला के दिखा। तो हर जगह भैया कुछ ना कुछ नियम शर्त है। यही एक ऐसा मैदान है जिसमें कोई नियम शर्त नहीं है। एक ही नियम है कि तेरे में दम है तो आजा, बस एक ही नियम है। यही एक ऐसा मैदान है जहां पे किसी से नहीं पूछते कि क्या जात है, क्या पात है। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि नेटवर्क वालों की तो कुंडली भी खराब नहीं होती। कई बार आदमी बोलता है ना, मेरा तो लक ही खराब है, मेरे ग्रह ठीक नहीं है। अरे नेटवर्क वाले में ज्योतिषी फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कुंडली खराब है तो क्या हुआ, कोई ना कोई डाउनलाइन की तो अच्छी होगी। तो किसी ना किसी की कुंडली तो अच्छी होगी, इसलिए आपकी तो कुंडली तक खराब नहीं होती। दोस्तों, इतने साल एमएलएम को करीब से देखने के बाद मैं ये मानता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद सफल होने और नहीं होने का चुनाव सिर्फ हमारे पास रहता है। का जो भी प्लान है वो सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? प्रोडक्ट की कीमत एक जैसी कि अलग अलग है? फिर ऐसा क्या हो जाता है भाई कि इसी सिस्टम में कोई एमराल्ड बन जाता है, कोई डायमंड बन जाता है, और उतने ही साल से आया हुआ कोई इसी सिस्टम में नीचे पड़ा रह जाता है और कोई बाहर हो जाता है। जब सेम प्रोडक्ट है, सेम कीमत है, सेम बाइनरी है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, सेम सब कुछ है, सेम पे आउट है, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि उसी में से कोई शिखर पे चला जाता है और कोई सामान्य रह जाता है? सच्चाई यह है कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई यह है कि कोई यदि हमको सफलता पाने से रोक रहा है तो वो हम खुद हैं। हम खुद हैं, कोई यदि रोक रहा है। जब भी मैं हेलो बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। फिर से बोल रहा हूं, जब भी मैं हेलो बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। अरे भाई, सब लोग बराबर प्राइमरी स्कूल गए हो नहीं गए हो, मिडिल गए हो नहीं गए हो, तो जब भी मैं हेलो बोलूंगा एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। थोड़ा जरा बाजू वाले को इंजेक्शन दो अपने, जो ताली बजा रहे जा। जब भी मैं हेलो बोलूंगा एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। अब आए सुर में हम लोग, हेलो। हम लोग को कई बार लगता है कि हम सुन रहे हैं, हम सुन नहीं रहे होते हैं उस वक्त। आपको मालूम है, स्कूल में हम में से हर आदमी को पढ़ना सिखाया गया। क ख ग घ पढ़ो, ABCD पढ़ो, सिखाया गया नहीं सिखाया गया? लिखना सिखाया गया, उस पर नंबर भी रहता था, सही हुआ तो इतना नंबर, गलत हुआ चलो 1 2 3 4 लिखो, ABCD लिखो। बोलना भी सिखाया गया, वाइवा दो, ओरल करो, चलो बोल के दिखाओ। पुराने जमाने की एक भी स्कूल में सुनना नहीं सिखाया गया। किसी स्कूल में सुनना सिखाया गया? इसीलिए बेटा बोलता है पिताजी नहीं सुनते, पत्नी बोलती ये नहीं सुनते, ये बोलते हैं वो नहीं सुनती। अरे सुनेंगे कैसे? सुनना किसी ने सिखाया ही नहीं आज तक। बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सुनना सिखाया नहीं। इसीलिए कोई किसी की सुनता नहीं, और सुन ले तो 90% समस्या वहीं हल हो जाए। हमारे जमाने में किसी को साइकेट्री की ब्रांच मिल जाती, साइकेट्री समझ गया ना, पागलों वाली भाई। तो साइकेट्री की ब्रांच मिल जाती थी, तो वो लड़का सिर पीट पीट के रोता था। डॉक्टर, अरे यार, बोले पागलों की ब्रांच मिल गई। मेरे को घर वाले बोलते हैं तू पागलों का डॉक्टर है। आज वही साइकेट्री हॉट ब्रांच है, हॉट, खूब चलती है। और कभी आप सोचना कि आप जाके आते हो साइकेट्रिस्ट के पास और कितना रिलैक्स हो जाते हो। वो क्या करता है मालूम है? कुछ नहीं करता, खाली आपकी सुनता है। आप बोलते रहते मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो बोलते अच्छा, ओ बहुत बुरी बात है। फिर तो अरे सच, और आपको लास्ट में लगता है क्या इलाज किया मेरा है? उसने कुछ इलाज नहीं किया, उसने एक ही काम किया, सुना आपको, क्योंकि सुनने वाले मिलते ही नहीं। हम लोग सुनते भी है लोगों का, तो सुनने के पहले हमारा दिमाग पीछे प्लान करते रहता है, इसके बाद मेरे को क्या बोलना है,
हम अपना बोलने की तैयारी में कभी कभी तो उसको पूरा भी नहीं बोलने देते, बीच में अपना बोल देते कि तू रुक, समझ गया हूं मैं। कई बार हम क्या बोलते, तू रुक भाई, तू क्या बोलने वाला है लॉन्ग में, उसको मैं समझ गया हूं शॉर्ट में, और ऐसा ऐसा है। कई बार हम दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, एक आदमी अपना परिचय देता है, दूसरा आदमी अपना परिचय देता है, थोड़ी देर बाद जाते हैं, कोई दूसरा पूछता है क्या नाम था उसका, कुछ बताया तो था यार। होता है कि नहीं होता ऐसा? क्योंकि वो अपना बताने में मशगूल था, आप अपना बताने में मशगूल थे, निपट गए दोनों के दो। तो भाई जब मैं बोला एक बार, तो कोई भी आदमी एक पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। हेलो, तो पूरी तरीके से 100% उपस्थित होकर सुनना, यहां अभी जैसा सुन रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले हमको खुद को यह समझाना है कि हम आम आदमी नहीं है, हम वीआईपी हैं, हम इज्जतदार हैं, हम मूल्यवान हैं। ऊपर वाले के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कचरा बना के धरती पे भेज देवे, बहुत बिजी आदमी है वो। अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझिए, ठीक है? आज आप ऑर्डिनरी होंगे, आज आपकी आय हो सकता है ज्यादा नहीं हो, आज आपका सम्मान ज्यादा नहीं हो, प्रसिद्धि ज्यादा नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं। सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है कि कल आप कहां पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है कि कल आप कहां पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले अपनी आपकी इज्जत करना शुरू करो। एमएलएम की प्रॉब्लम क्या है? 90% लोग एमएलएम तो करते हैं लेकिन उसी की इज्जत नहीं करते। एमएलएम तो करते हैं लेकिन किसी को बताने से हिचकते हैं कि हम नेटवर्कर हैं। जहां भी मौका मिलता है बात गोल कर जाते हैं। सबसे पहले अपने आप की इज्जत करो, अपने काम का सम्मान करो। गरीबों के जैसे नेटवर्किंग मत करो। मैं एक बार एक प्लेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, वो किसी कंपनी के, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खूब ब्रोशर वोशर लेकर बैठा हुआ था, कागज पत्तर था हाथ में। मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी ट्रेन या फ्लाइट में बाजू वाले को अपना परिचय नहीं देता मैं कौन हूं, क्योंकि यदि मैं परिचय दे दूंगा तो उसके बाद वो पूरा रास्ता मेरे से अपनी जिंदगी के सवाल पूछते रहेगा। मैं एकदम साधारण मरा कूटा गरीब आदमी बन जाता हूं और उससे पूछता रहता हूं आप कौन है, आप क्या करते हैं। तो हम लोग जब 2-4 घंटे 8-10 घंटे की यात्रा करके निकलते हैं तो वो मेरे से कुछ नहीं पा पाता, मैं उससे सब कुछ पा लेता हूं अगली बार लेक्चर में बांटने के लिए। बात समझ गए? तो मैं उस लड़के से पूछा आप क्या करते हैं? बोलता है सॉरी बॉस मैं बहुत बिजी हूं, 15 मिनट बाद बात करूं चलेगा? अरे मैं बोला ये तो पहला मिला दमदार नेटवर्कर, नहीं तो नेटवर्कर तो देखता रहता रास्ता कब कोई मुस्कुराए और मैं प्लान दिखा दूं उतने में। तो वो मेरे को बोलता है सर मैं थोड़ा बिजी हूं, 15 मिनट बाद बात करूंगा। 15 मिनट हो गया भाई, फिर मेरी तरफ पलटता है यस सर पूरे 15 मिनट हो गए बताइए। मैं बोला नहीं मैं तो पूछ रहा था, छोटा सा प्रश्न था, आप क्या करते हैं? बोलते हैं सर आप टाइम पास के लिए पूछ रहे कि सीरियसली जानना चाहते हैं? मैं बोला ये मिला गजब आदमी। मैंने बोला नहीं यार अब अपन दोनों 1.5 घंटे साथ हैं फ्लाइट में तो बात कर लेते हैं। तो कहता है मुझसे नहीं सर क्या है कि मेरे पास अभी मैंने फ्लाइट में क्या करना है ये मैं सोच के रखा था पहले, यदि आप मेरे से सिर्फ टाइम पास करोगे सर मैं तो अपना काम कर नहीं पाऊंगा, तो सीरियस हो तो बताता हूं सर। मैं बोला आप क्या करते हो? कुछ नहीं सर मैं लोगों को करोड़पति बनाने का काम करता हूं। ओए तेरी, मैं बोला फिर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगले 20-25 मिनट आधा घंटा उसने मेरे से जैसी बात की, यदि मैंने अपने आप से वादा करके न रखा होता तो आप यकीन मानिए मैं फ्लाइट में उतरने के पहले उसको ज्वाइनिंग का चेक दे देता। इतना दमदार आदमी था। मेरे को पहली बार समझ आया बॉस इज्जत से भी किया जा सकता है। हम जो बहुत निवेदन गरीबी, हम सामने वाले के पास जाने के पहले खुद ही भीतर से मरे हुए रहते, क्या बोलेगा, मजाक तो नहीं उड़ा देगा, भगा तो नहीं देगा, अपमान तो नहीं कर देगा। सबसे पहले साथियों आज के दिन की शुरुआत हमको इससे करनी है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत वीआईपी हैं। अगले 2-2.5 घंटे में मैं जो कहानियां आपसे बांटूंगा, जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आज की डेट में नेटवर्किंग करने से अच्छा टाइम इसके पहले इतिहास में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों आने वाले 3 साल नेटवर्किंग के लिए सुनहरे हैं?
आपने भी बीच में सुना होगा कई कंपनियां भाग गई, कई बंद हो गई, सुना कि नहीं सुना? क्यों? वो आपके लिए बहुत हितकारी है। क्यों? जो लोग बोलते हैं कि एमएलएम खराब है वो बेवकूफ है। मैं आपको एक एक तर्क से बताऊंगा कि आने वाला हर बिजनेस की एक साइकिल होती है जिसमें वो पीक पे पहुंचता है और उस वक्त जो भी उस साइकिल का हिस्सा रहते हैं वो खूब पैसा बनाते हैं। ये बिजनेस की साइकिल अभी शुरू होने वाली है और आप सबसे सही टाइम पे इस गाड़ी में सवार हैं। कैसे? ये मैं बताऊंगा। मेरे को मालूम है देश में क्या बदल रहा है। मेरे को मालूम है कि आने वाले 3 साल क्यों सबसे गोल्डन है। मेरे को मालूम है कि नहीं बोलने जैसी कोई बात ही नहीं होती है एमएलएम में। एक एक चीज अगली थोड़ी देर में मैं आपसे बांटूंगा। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। तैयार हैं? At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn't have hope. So I tried to give up. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have though is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? You will find that strength to get back up like this.
इस आदमी की कहानी सुनना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यदि मानता हूं कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग, एमएलएम करने वाले लोग यदि खुद को बहुत पावरफुल और वीआईपी समझने लग जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह बच्चा जब पैदा हुआ तो इसके दोनों हाथ और दोनों पैर की जगह मछली के जैसे छोटे छोटे पंख थे। जिस देश में पैदा हुआ उस देश में इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया की परमिशन थी। इसके माँ बाप ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमारे बच्चे को हमारे रहते तक तो हम संभाल लेंगे, इसके बाद कौन संभालेगा, इसके लिए हमको हमारे बच्चे की मृत्यु की इजाजत दी जाए। सोचो किसी माँ बाप को कितनी पीड़ा होगी उसके बच्चे को बोले कि मृत्यु देने के लिए। कोर्ट ने बच्चे का परीक्षण किया और कोर्ट ने पाया कि ठीक है, बच्चे के हाथ और पैर नहीं है, लेकिन बच्चा दिमाग से पूरा मजबूत है। तो कोर्ट ने मृत्यु की अनुमति देने से मना कर दिया। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि इसके माँ बाप ने इसके लिए बचपन में मृत्यु मांगी थी। अब यहां पे दो प्रकार की सोच हो सकती थी। एक सोच ये कि अपने माँ बाप के प्रति घृणा से भर जाता कि मेरे को मारना चाहा, और दूसरी सोच ये कि कितना ज्यादा दर्द होगा मेरे माता पिता को मेरे इस तरीके से पैदा होने पे, जिसकी वजह से उनको मृत्यु तक मांगना पड़ गया मेरे लिए। इसने अपने आप से वादा किया कि एक दिन मैं कुछ ऐसा बन के दिखाऊंगा कि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर मेरे पैदा होने पे अफसोस नहीं, गर्व होगा। और आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है और नाम है निक वुजिक। इस वीडियो के बाद और उस दिन उदयपुर के उन लोगों से मिलने के बाद मैंने जीवन से बहाने बनाना, अफसोस करना छोड़ दिया। क्योंकि ऊपर वाले ने हमको पूरे अंगों के साथ इतना सबल बना के भेजा है कि हमको किसी भी सूरत में किंतु परंतु मूड नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ों की सोच हमको मन से निकालनी होगी। साथियों, अभी हम बात करेंगे तर्कों से एक एक चीज़ की, और अगला 2 घंटा मैं आपसे वादा करता हूं ये आपके जीवन के सबसे बेहतरीन घंटे बना के जाऊंगा मैं। साथियों, हम सब सोचते हैं, राइट? सोचते हैं कि नहीं सोचते? मैं हमेशा सोचता हूं ऊपर वाले ने 2 काम गड़बड़ किया। हेलो, पहला, उसने मुस्कुराहट पे टैक्स नहीं लगाया। हम सब जानते हैं मुस्कुराने से संबंध बनते हैं, राइट? तो भी आदमी चिल्लर पिल्लर टाइप का मुस्कुरा देते हैं। अरे दुनिया में 80% लोगों से तो हमारे सिर्फ मुस्कुराने के संबंध रहते हैं, हम उनका नाम तक नहीं जानते। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप अपने ऑफिसों में मिलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप अपनी कॉलोनी में मिलते हैं और पूछते हैं और कैसा है, बोलते बस ठीक हूं। नाम क्या था? नाम तो नहीं मालूम यार। कब से पूछ रहे? 5-7 साल से पूछ रहे कैसा है। बॉम्बे की लोकल ट्रेनों में लाखों लोगों का एक दूसरे से सिर्फ मुस्कुराने का संबंध रहता है, देखते हैं मुस्कुराते हैं। यही दिल से मुस्कुरा दे आदमी, 10-20 बार में एक दोस्त खड़ा हो जाए। यदि ऊपर वाला मुस्कुराने पे टैक्स रख देता और दूसरा सोचने पे टैक्स रख देता, तो एक दिन में इतना खजाना खड़ा हो जाता है कि पूरे देश की गरीबी दूर हो जाती। सोचो, आप तनख्वाह लेके निकले अपनी, घर पहुंचे तनख्वाह आधी खत्म। कैसे? जब भी सोचे तो जेब से 500 का एक नोट गायब हो गया, टैक्स था। तो वो आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, 100 गायब, तेरे को मैं देख लूंगा, 200 गायब, ये हमेशा ऐसे ही करता है, 300 गायब, धड़ाधड़ विचार आ रहे, पैसे गायब। साथियों, महात्मा गांधी बोलते हैं कि इंसान कुछ नहीं होता, वो अपने विचारों की मूर्ति होता है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं किसी भी इंसान को पहचानना है तो बस उसके विचार पहचान लो। हर आदमी। हेनरी फोर्ड बोलते हैं यदि आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही सोच रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि इन सब के अनुसार सब कुछ सोच से शुरू होता है। तो हम लोग ज्यादातर समय क्या सोचते हैं? मेरे को इस बात को कहने में कोई अफसोस नहीं है कि दुनिया में ज्यादातर समय लोग तकलीफों, परेशानियों, दिक्कतों और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं।
वो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। उनके पास पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का टाइम है, करप्शन के बारे में सोचने का टाइम है, क्रिकेट के बारे में सोचने का टाइम है, किसकी लड़की किसके साथ भगी सोचने का टाइम है, कौन कहां डिफाल्टर हुआ सोचने का टाइम है। इस संसार में हर चीज सोचने का टाइम है, लेकिन उसके पास 15 मिनट एकांत में बैठ के हर रोज अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी ग्रुप फोटो होता है, उसमें सबसे पहले किसकी तस्वीर ढूंढते हो? जैसे ही देखे धाड़ धाड़ हमारा कंप्यूटर शुरू, अपने आप को ढूंढते, कहां 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 कहां, मिल गया और अच्छी मिली, स्माइल करते, बढ़िया फोटो आई है नहीं, क्योंकि अच्छे हो आप, मुस्कुरा रहे हो। वही टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना हुआ आ गया, अबे बेकार है सब, छोड़। यदि ग्रुप फोटो में हमारी फोटो अच्छी आ गई तो पूरा फोटो अच्छा, और हमारी फोटो खराब आ गई तो पूरी फोटो खराब। हम सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हमारे को अपने बारे में सोचने का सबसे कम टाइम है। मैं लोगों से कहता हूं, सबसे बढ़िया वक्ता कौन होता है उस दुनिया में? सबसे बढ़िया वक्ता वो होता है जो अपने दिल से बात कर सके। और सबसे बढ़िया श्रोता कौन होता है इस दुनिया में? सबसे बढ़िया श्रोता वो होता है जो अपने दिल की सुन सके। साथियों, कितने कम लोग ऐसे होते हैं जो हर रोज 10 मिनट बैठ के समृद्धि के सपने देखते, तगड़े सपने, बेहतरीन सपने, एक बड़ी गाड़ी का सपना, एक बड़े बंगले का सपना, विदेश यात्रा का सपना, लग्जरीज का सपना, और दिल से देखते और मुस्कुरा के। कई लोग देखते भी है तो धीरे से उनका मन बोलता है, बेवकूफ, किस्त कहां से लाएगा? देख भी रहे बड़ा सपना, लेकिन विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम लोग तो सपना भी नहीं देखते। अपना लीडर पूछेगा, ड्रीम है? यस सर, ड्रीम है। घर गए, काहे की ड्रीम सर? किराया भरना है मकान का, उसी ठिकाना नहीं अभी। तो साथियों, सबसे पहला परिवर्तन यदि कहीं आएगा तो हमारी सोच में आएगा कि हम वीआईपी हैं और वीआईपी की तरह जी सकते हैं। आप लोग एमएलएम में क्यों आए हैं? एक हाथ भी बिना कारण के नहीं उठता। मैं जरा गहरा बोल रहा हूं, जिसके पास भी पेन कॉपी पैड है लिखने को तैयार हो जाए, जिसके पास नहीं है वो दिमाग में लिखने को तैयार हो जाए, क्योंकि हर आदमी, मैं यकीनन बोलता हूं, देखो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 2 तरीके के लोग सफल होते हैं। एमएलएम में सिर्फ 2 तरीके के लोग सफल होते हैं। और ये सारी बातें आपको सिर्फ अपने लिए नहीं सुनना है। अब यहां से आगे मैं कोई कॉमेडी नहीं करूंगा, कोई मजाक नहीं करूंगा। जगह रहने की जिम्मेदारी आपकी है। कल को आपके बैंक में जो चेक आएगा उसका हिस्सा आप मेरे को नहीं भेजने वाले हो, तो अभी जगह रहने की जिम्मेदारी आपकी है। और इस वक्त यदि आपके बाजू वाला आपके आदमी आपसे बात करे तो उसको बोलना, तू चुप रहे, इस वक्त मेरी लाइफ बनाने का प्रश्न है। क्योंकि हम सब लोग क्या गलती करते हैं पता है? हम सब पैदा तो सिंगल होते हैं। सिंगल पैदा होते हैं कि नहीं? अलग अलग जगह पे पैदा होते हैं, या 4 दोस्त सेटिंग करके पैदा होते हैं। ठीक है, तू वाराणसी में बाहर आ, मैं मेरठ में आता हूं, तू लखनऊ में आ, अपन 18 साल बाद मिलेंगे। कोई सेटिंग करके पैदा हुआ है आज तक? लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हम समूह में जीने लग जाते हैं, हम आसपास के लोगों से प्रभावित होने लग जाते हैं। वो काम कर रहा है कि नहीं? हमको कोई अच्छी जगह जाना है, हम एक दोस्त से पूछते हैं चल रहा है, वो बोलता है नहीं यार मन नहीं है। दूसरे से पूछते तू तो चल, नहीं यार तबीयत ठीक नहीं होगी, छोड़ मैं भी नहीं जाता। यही होता है कि नहीं होता है? 4 आदमी, दुनिया इतनी डेंजरस है भाई, 4 आदमी मिलके आपके सपने का कत्ल कर सकते हैं। 4 आदमी, आप सोचो कि आपने एक शर्ट पहनी, शर्ट, और आप उसमें बहुत ही गंदे लंगूर टाइप के दिख रहे हो, और आप पहन के निकलो और आपका एक दोस्त बोले क्या बात है बॉस, आज दिख रहा है, आज है बात। तो अचानक ही आपके भीतर 10% हार्मोन तेज हो जाएंगे। फिर थोड़ा आप और आगे बढ़े, एक दूसरा दोस्त मिलेगा, क्या बात है बॉस, कहां से लिया है शर्ट? अच्छा वो आपकी सबसे घटिया शर्ट है, आपको मालूम नहीं है, और आप उसमें सबसे खराब दिखते हो। लेकिन दूसरा मिला, अब आपको बोलेगा क्या बात है यार, कहां से लिया ये शर्ट? फिर तीसरा मिला, वो बोल रहा है सुन यार,
मेरे को कल तक तू ऐसी एक शर्ट दिलाएगा ना, नहीं दिलाया तो मैं तेरी ले लूंगा। फिर चौथा मिला, ये हुई ना बात, अब दिखा। यकीन करो उसके बाद आप हर बड़ी पार्टी में वही वाली शर्ट पहने में नजर आओगे। राइट की रॉन्ग? यानी 4 लोग मिलके आपका भविष्य बना सकते हैं, 4 लोग मिलके आपका भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन दुनिया में बनाने वालों की तादाद उंगलियों पे रह गई है, बिगाड़ने वालों की तादाद बोरों में हो गई है। हमारा एक रिश्तेदार था जो इतना खराब डांस करता था कि यदि डांस करने पे मौत की सजा होती तो सबसे पहले उसी को मिलती। इतना खराब डांसर था वो, 6-7 टांग थी उसकी, सीधे भी नहीं खड़ा हो पाता था। और उसको सारे रिश्तेदारों ने मिलकर चढ़ा दिया। अरे क्या नाचता यार, कसम से तेरे को देखो तो ऐसा लगता है देखते ही रहो। और एक आध जोश में आ जाए, जा उसको बोल के आ, तू डांस डायरेक्टर बन सकता है, बोल के आ। फिर एक दूसरा जाता था, सुन यार मेरे को लगता है तेरे को ना डांस डायरेक्टर बनना चाहिए, तो एक बार बॉम्बे क्यों नहीं ट्राई करता। धीरे धीरे उसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया भीतर से कि हर परिवार की शादी और महिला संगीत में सबसे पहला वही नाचता हुआ नजर आता है। और जब वो नाचता है तो नीचे कूद कूद के हंसते हैं लोग, लेकिन कोई उसको उसकी सच्चाई नहीं बताता, और वो सबसे बड़ा मजाक का पात्र है। तो लोग समूह इतनी डेंजरस चीज है कि 10 लोग मिलके आपके सबसे बड़े सपने का कत्ल कर सकते हैं। 10 लोग मिलके आपको एक नकारात्मक और नेगेटिव आदमी बना सकते हैं। अरे कई लोग की तो नेगेटिविटी में इतनी मास्टरी होती है कि उनके पास आप बड़े से बड़ा प्लान लेके जाओ, उनके पास स्पेशल अल्लाह की दी हुई कैंची होती है। वो आपके उतने बड़े प्लान को इतने टुकड़े में काटते, इतने टुकड़े में काटेंगे, इतने टुकड़े में काटेंगे कि पूरी दुनिया वाले मिल के भी उसको जोड़ नहीं पाएंगे। और आपको लगेगा इससे घटिया प्लान इस धरती पे हो ही नहीं सकता था। आप याद करिए जितने भी लोगों ने एमएलएम शुरू किया था और आज जो ऊंचे पद पे पहुंच गए, डायमंड बन गए, एमराल्ड बन गए, जब वो शुरू किया था उन्होंने, तो उनके परिवार वाले तक भरोसा नहीं करते थे और बोलते थे पागल हो गया है, नौकरी छोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग हंसी मजाक उड़ाते थे। वो जाके किसी को कार का सपना दिखाता था, सामने वाला क्या बोलता था, अबे पहले खुद ले ले। और जब उनके पास कार आ गई, उनका घर बन गया, तो यही लोग क्या बोलते, मैं तो जानता था एक दिन ये कुछ बनेगा। दुनिया गिरगिट होती है, गिरगिट। चढ़ते सूरज को हर आदमी सलाम करता है, इसलिए सलाम पाने का एक ही रास्ता है, चढ़ जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ 2 प्रकार के लोग एमएलएम में सफल हो सकते हैं, सिर्फ 2। और यदि आपके पास ये दोनों कारण नहीं है तो आप छोड़ दो बिजनेस। पहले वो लोग जिनकी आज की आय कम है और उससे उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफें, गुजारा नहीं हो पा रहा है, और वो एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं, वो लोग सफल हो सकते हैं। जिनकी आज की आय कम है, उनको मालूम है आय अचानक बढ़ेगी भी नहीं, और वो एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं। और दूसरे वो लोग जिनकी आय आज ठीक है, लेकिन उनके सपने इतने बड़े हैं कि उनकी आय उनके सपनों को पूरा नहीं पाएगी। यदि आपके पास कोई सपना नहीं है भैया, तो यहां टाइम वेस्ट मत करो। ये बिना सपने वालों की जगह नहीं है। जिसके नीचे आग नहीं लगी होती वो कभी ऊपर नहीं जाता। दुनिया में हर चीज जो ऊपर जाती है पीछे आग लगने से जाती है। रॉकेट से लेके मिसाइल तक कुछ भी देख लो आप, सामने आग लगाओगे लेट जाएगा आदमी वहीं। तो भैया यदि कोई आग नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि कई लोग इस बिजनेस में ऐसी पिकनिक मनाने आए, ये सोच के आए कि ऐसे ही कर लेंगे। कई लोगों को अपलाइन ने भी सपना दिखा दिया, हाँ ऐसे ही हो जाएगा, और ऐसे ही ऐसे में जब 2-4 लोगों ने नहीं बोला और ईगो पे बात है तो वो छोड़ के चले गए, और उन्होंने नेटवर्किंग को बदनाम किया। बाहर वाले ने नहीं बदनाम किया इसको, हमारे ही साथियों ने बदनाम किया जो यहां सफल नहीं हो पाए, लेकिन बाहर उनको गट्स नहीं था ये बोलने का कि नहीं मेरे अंदर दम की कमी थी इसलिए मैं असफल हुआ। वो बाहर जाके बोलते हैं सिस्टम खराब था, बिजनेस खराब था, अरे सब बेकार है सब। अरे ऐसा कैसे सब बेकार है? तो साथियों, यदि आपके पास सपने नहीं है, यदि आपके पास कोई इच्छा नहीं है, अरे एक इच्छा तो होनी चाहिए
कि मेरे पास घर नहीं है सर, मेरे को एक घर चाहिए और मैं यहीं से लूंगा। मेरे को एक विदेशी गाड़ी चाहिए सर। राणा सर जब अपनी गाड़ी में घूमते हैं तो मेरी छाती पे सांप लौट जाता है, कब मेरे पास आएगी। मेरे को अपने पिता की याद में एक अस्पताल बनवाना है सर। सर मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे को अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्कूल में भर्ती कराना है सर, चाहे जो पैसा लग जाए। हम कितनी गलती करते हैं। हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? जिसकी फीस हम दे सकते हैं। हम देखते हैं हमारी कमाई कितनी है, उस हिसाब से बच्चे को स्कूल में डालते हैं। अरे सबसे बड़ी स्कूल छाटो, उससे पूछो तेरी फीस कितनी है और उस हिसाब से कमाना शुरू करो। क्या उल्टा काम करते हो साला? आपके आलस से, आपकी कमजोरी, आपके बहानेबाजी का खामियाजा आपका खानदान भुगत रहा है। थोड़ा सा दम और लगा दोगे, उत्तर प्रदेश के नंबर 1 स्कूल में आपका बच्चा पढ़ सकता है। पढ़ने के पहले आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि इसकी मंथली फीस कितनी और मैं कितना कमाता हूं। सबसे मूल्यवान चीज आपका बच्चा है, और आप मेहनत पूरी नहीं कर रहे हो करके आपका बच्चा आज एक औसत जीवन व्यतीत कर रहा है। तो साथियों, कोई भी सपना नहीं है तो फिर क्यों हो यहां टाइम पास कर रहे हो? एक सपना, एक दर्द होना चाहिए हर आदमी को। एक दर्द, एक चुभन होनी चाहिए हर आदमी को। एक कहानी बताता हूं आपको। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, मैं जब कहानी सुनाना शुरू कर दूंगा 2-3 रात बैठे रह जाओगे, हिलोगे नहीं यहां से। एक बार 8 साल पहले कलकत्ता में एक लेक्चर करने गया। लेक्चर करने के बाद जहां पे बुक्स के स्टॉल विस्टॉल लगते हैं तो खूब ऑटोग्राफ वालों की भीड़ लगती है, फोटो खिंचाने वालों की भीड़ लगती है। लाइन लगी हुई थी और एक लड़का कोने में खड़ा हुआ था, ऐसे एक खंबे से टिक के मेरे को देखे जा रहा था। अब बार बार मेरी उससे नजर मिले और मैं मन में सोचूं, भाई तू देख क्यों रहा है मेरे को? मैं सलमान खान थोड़ी हूं। या तो आ और या तो जा। कभी सोचना कि कोई आदमी आपके पास आके खड़े हो कैसा देखने लग जाए आपको, 5 मिनट बाद आपके पेट में दर्द हो जाएगा, ये मेरे को क्यों देख रहा है? राइट कि रॉन्ग? अपन उससे पूछ लेंगे क्या हो गया भाई, तो बोलेगा क्या हो गया? नहीं तू देख क्यों रहा है? तो भैया देख नहीं सकता क्या? को धकिया दिया। बोले सर का टाइम हो रहा है, चलो चलो हटो, कोई बातचीत नहीं। बोला सर हाथ जोड़ता हूं सर, आपसे बात करनी है। मैं बोला यार दोस्त, बात तो मैं कर सकता हूं लेकिन मेरा तो प्लेन का टाइम हो गया, कभी और बात करेंगे। तो मैं ऐसा आगे बढ़ गया। वो मेरे को पीछे से बोलता है कि सर यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ए तेरी, मैं बोला मर गया, और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने मेरे को जेल हो जाएगी। तो मैं उसकी तरफ देखा, मैं बोला ये नए टाइप का नमूना है। मैं उसको बोला इधर आ भाई, इतना भारी भारी क्यों दे रहा है? मैंने बोला देख यार मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं रुक तो सकता नहीं। अब तेरे को बात ही करना है तो तू मेरे साथ मेरी कार में बैठ जा और एयरपोर्ट तक चले चल। एयरपोर्ट तक रास्ते में तेरे को जो बात करना है कर लेना। साथियों हम वहां से निकले, उसने रास्ते में मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो बोला सर मेरी 3 बहनें हैं और 3 बहनों के बाद मैं अकेला भाई हूं। अब क्या था कि कुछ साल पहले तक एक था भाई, सबको लड़के का बड़ा चाव होता था। अब आजकल तो आपको हमको एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले एक लड़के का क्रेज होता। तो बोले सर मेरे एक भाई के लिए 3 बहनें पैदा हुई और उसके पिताजी की बहुत छोटी परचून की दुकान थी, बहुत छोटी सी। बोले सर मेरे पैदा होने के कुछ ही साल में पिताजी का देहांत हो गया और मैं उस परचून की दुकान पे बैठने लग गया। बोले सर 3 बहनें, रहने का खर्च, ये वो, खाने का खर्च, धीरे धीरे मेरी दुकान बड़ी से छोटी और छोटी और छोटी होते होते ठेले में आ गई। सर हर कोई मेरे से बोलता था कि तू लड़का है तू ही करेगा एक दिन कुछ, तू लड़का है तू ही करेगा। तो सर मैं करता क्या? मैं तो एजुकेशन तक नहीं ले पाया था पिताजी के देहांत के कारण। तेरी बहनों की शादी भी तेरे को ही करनी है, तू ही लड़का है, लड़का ही चलाता है घर। बोले सर ये सुन सुन के मेरे को इतनी तकलीफ होती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। सर मैं 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हूं। बोले सर 2 बार ट्रैक पे लेटा, ट्रेन ही नहीं आई साली। कई बार ऊपर वाले को नहीं मारना रहता ना तो पूरा अरेंजमेंट करता है वो, और मारना रहता है तो 2 सीढ़ी में फिसलो उतने में मर जाते हो। तो बोले सर 2 बार ट्रैक पे लेटा, ट्रेन नहीं आई,
और एक बार सर लास्ट में मेरे को घर वालों का चेहरा याद आ गया, मैं लौट आया। तो मैं बोला ये सब तो ठीक है भाई, मेरे से क्या चाहते हो? बोले सर कोई मंत्र दे दो। मैं मन में सोचा मंत्र होता तो मैं बिल गेट्स या धीरू भाई अंबानी नहीं बन जाता। मैं बोला यार मंत्र क्या दे दूं? अब एयरपोर्ट एकदम पास आ चुका है। वो बोला सर हर पल मेरे मन में आत्महत्या का ख्याल आता है, हर पल। अब एयरपोर्ट पास आ गया, मेरे पास उसको बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कार से उतरा, मैं दुआ कर रहा था जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के अंदर घुस के बचूं इससे। निकलते निकलते बोलता है सर मैं बहुत उम्मीद लेके आया था सर आपके पास। सर हाथ जोड़ता हूं सर, कुछ बता दो। एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं धीरू भाई अंबानी तो स्टीव जॉब्स इस टाइप की स्टोरी नहीं सुनाता, क्योंकि ऐसी स्टोरी में कुछ पूछना होगा तो पूछने के लिए उनसे मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, और वो तो वन वे है, नीचे नहीं आ सकते। तो मैं सब जिंदा स्टोरी सुनाता हूं ताकि आप वो सब आदमी से मिल सको, बात कर सको। तो उसने जब मुझसे ऐसा कहा तो मैं लास्ट में कुछ 2-4 लाइन बोल के चला आया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से कोई वो गुरु मंत्र या बड़ा मंत्र नहीं था, जो मेरी सामान्य बुद्धि ने बोला। मैंने वो 2-4 लाइनें बोली और बोल के चला आया। ठीक 9 साल बाद मैं वापस उसी शहर में पहुंचा। मैं उस घटना को पूरी तरीके से भूल चुका था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है। एयरपोर्ट पे पहुंचा, मुझे लेने के लिए 3-4 गाड़ियां आई थी। एक गाड़ी में मैं बैठा, साइंस सिटी ऑडिटोरियम, बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें मेरा प्रोग्राम था। एक गाड़ी में मैं बैठा, बढ़िया गाड़ी थी, चमचमाती हुई, सफेद रंग की। बैठने के बाद एक ड्राइवर था वर्दी में, और सामने एक लड़का बैठा था। लड़का मतलब आदमी बैठा था। उसने मेरे से कहा कि सर प्रोग्राम शुरू होने में 1.5-2 घंटे का टाइम है, आप मेरे घर एक कप चाय पीने चलना चाहेंगे क्या? तो मैंने बोला आपका घर कहाँ, रास्ते में है क्या? बोले हाँ सर रास्ते में। मैं बोला ठीक है चलते हैं। घर गया, अरे बढ़िया सुंदर बंगला, 2-3 गाड़ी खड़ी हुई थी। अंदर जाके देखता हूँ तो मेरी फोटो लगी हुई और उसमें माला टंगी थी। जो आगे बैठ के आया था, मैंने बात नहीं की उस वक्त रास्ते में। तो बोले सर आप अभी तक मेरे को नहीं पहचाने क्या? मैं बोला नहीं। अरे बोले सर मैं वही तो हूं जो आत्महत्या करने जा रहा था। और मैं बोला ये घर किसका है? बोले सर मेरा। मैं बोला गाड़ियां किसकी? बोले सर मेरी। मैं बोला तुम्हारी तो बहनें थी ना? बोले सर सबकी बड़े बड़े घर में शादी हो गई। फिर मेरे को क्या बोलता है, सर मैंने पिताजी के नाम से एक गांव में भवन बनवाया है, और सर आजकल गांव के अधिकांश कार्यक्रम में मैं ही मुख्य अतिथि रहता हूं। मेरे को याद आ रहा है वो लड़का एकदम गरीब, हल्के से फटे से कपड़े, बिल्कुल जीवन से हारा हुआ, मरने की ओर जा रहा है, और मेरे को बोल रहा है मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं बोला यार जिंदगी ऐसे कैसे बदल गई? बोले सर वही आपने जो मूल मंत्र दिया था। मैं मन में सोच ही रहा हूं कौन सा मूल मंत्र। अच्छा मेरे को कुछ याद नहीं है ना काय का मूल मंत्र। और मैंने ऐसे बोला अच्छा याद रखे हो अभी तक, चलो बताओ। अब मेरे को भी तो याद नहीं था तो उसी से पूछना था स्टाइल से। तो बोला अच्छा याद नहीं, बताओ बताओ। उसने मेरे को बोला सर आपने मेरे को बोला था कि चाहे तू मर चाहे जिंदा रहे, चाहे कितनी भी धूप रहे, चाहे कितनी भी बारिश रहे, आंधी या तूफान रहे, तू हर रोज 4 घंटे MLM जरूर करेगा। और बोले सर आपने मेरे को यह भी कहा था कि कोई भी 2 टॉप लीडर को छांट लेना और उनकी फोटोकॉपी बन जाना। वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे स्टाइल है उनकी, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ मत करना, बस फोटोकॉपी बन जाना। बोले सर मैं 2 टॉप लीडर को छांट के वो गिलास कैसे उठाते मैं देखता था। मैं घर जाके वैसे ही गिलास उठाने की प्रैक्टिस करता, इतना फोटोकॉपी कर गया था। और ये सच कहानी मेरी अगली बुक का हिस्सा है कि सिर्फ 4 घंटा मैंने उसको बोला तू अपना ठेला सुबह 2 घंटे देर से लगा और रात को 2 घंटे पहले उठा, चाहे जो कर,
लेकिन 4 घंटा 100%, उसमें 1 मिनट का भी डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट की भी कटौती या समर्पण में कमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 4 घंटा पर डे करते ही बोलता है सर 1 साल के अंदर ही मेरे को इतनी कमाई आगे आने लग गई कि मेरे को लोग नेगेटिव बोलते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 साल बाद के भीतर मेरे घर में एक बाइक खड़ी हो चुकी थी, मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी, तो वैसे ही लोग मेरे को देख के इंस्पायर होने लग गए थे। सर 3रे साल के एंड तक मैंने एक कार ले ली, मेरा पूरा मोहल्ला हिल गया, मेरे पास ज्वाइन करने वालों की लाइन लग गई थी। उसकी मां मुझसे कहती है, बोले सर कभी कभी इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी, तो जैसे ये उस दिन 1 ही घंटा कर पाया तो सर अगले दिन 4 और 3 7 घंटे करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ सर ये 4 घंटे से 1 मिनट कम हुआ है, और आज वो अपने कुनबे का, अपने समाज का, अपने संभाग के सबसे प्रतिष्ठित आदमियों में से एक है। और मैं उसको पहचान इसलिए नहीं पाया क्योंकि साले की पैसा आने के बाद ना स्टाइल बदल गई थी। वो पहले बहुत चिल्लर आदमी था और उस दिन जब मिला तो होलसेल हो गया था वो, तो मैं उसको ठीक से पहचान, पैसे की भी तो अपनी भाषा होती, दिखने लग जाता है शरीर में, पहचान में नहीं आता आदमी। नहीं तो मैं तो उसको एकदम गवाऊं चिल्लर टाइप का कोई सोच रहा था, तो वैसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये वो वाला आदमी है। तो स्टाइलिश था, सूट वूट डाले हुए ऐसे। कितने लोग बताओ एमएलएम में आने के बाद शादी के दिन को छोड़ के अगली बार सूट एमएलएम में ही पहने? कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाओ जिन्होंने शादी के बाद पहली बार सूट एमएलएम में पहना? कितने लोग ऐसे थे जिनको टाई लगाना एमएलएम में आने के बाद आया? ईमानदारी से हाथ उठाओ, देखो हाथ की तादाद। नहीं तो रुको, नहीं तो शुरू में एक स्पेशलिस्ट होता था टाई लगाने वाला, और सारे लोग उसके पास खड़े रहते थे, भाई मेरी भी बांध देना, भाई मेरी भी बांध देना। उसकी डिमांड रहती थी, राइट की रॉन्ग? सब लोग घर से जेब में टाई रख के निकलते थे क्योंकि हिम्मत नहीं थी टाई बांधने की। मोहल्ले वाले हंसेंगे तो क्या बोलेंगे, शर्म आती थी नहीं आती थी? हर आदमी इसी प्रक्रिया से गुजरता है, इसमें कोई अनोखी और अनूठी बात नहीं है। लेकिन जब वो एक आम लड़का 5वीं फेल 2 साल के भीतर सिर्फ 4 घंटे पर डे एमएलएम करके अपने परिवार का भाग्य बदल सकता है, तो क्या हम और आप नहीं बदल सकते? साथियों, ऐसी सैकड़ों कहानियां मेरे पास है जो आपके भीतर आग लगा सकती है, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग उससे अच्छे हैं। यहां पे अभी पूछूंगा 5वीं फेल कितने लोग हैं, तो बहुत कम निकलेंगे। साथियों, बड़ा सपना देखो, और एक दर्द होना चाहिए, कहीं कुछ करने का दर्द, कोई एक चुभन, कोई एक अपमान, एक चीज होनी चाहिए। उसके बिना कोई आदमी तरक्की नहीं करता। और यदि कुछ भी नहीं है तो भाई पिकनिक मत मनाओ, निकलो यहां से, क्योंकि आप एक अकेले आदमी पूरे सिस्टम को डुबा दोगे। एक बाल्टी पानी को रंगीन करने के लिए 1 बाल्टी रंग की जरूरत होती है कि 1 बूंद रंग की? तो एक आदमी भी पूरा सिस्टम डुबा सकता है। तो भैया कुछ प्रश्न अपने आप से करने हैं। पहला प्रश्न, ये देखो मैंने 5 प्रश्न लिखे हैं, मैं एक एक करके बोल रहा हूं हिंदी में, इसको नोट कर लो। आज रात को जाके इसका उत्तर लिखना है, दिमाग में लिखने की गलती मत करना। 99% लोग क्या अपने दिमाग में याद रखते हैं, ब्लंडर नहीं करना दिमाग में याद रखने का, दिमाग को बड़े काम के लिए रहने दो। पहला प्रश्न, और नहीं तो जो भी आसपास लिख रहा है उससे सेटिंग करके रखो, भाई मैं तेरे से लूंगा, और कुछ नहीं कर सकते तो मोबाइल पे टाइप करो, कुछ भी करो। पहला प्रश्न, आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिससे आप इस बिजनेस में सफलता पा सकते हैं? हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हर आदमी के अंदर। कोई आदमी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रख सकता है, कोई आदमी बहुत अच्छी बात कर सकता है, कोई आदमी बहुत जल्दी दोस्त बना सकता है, कोई आदमी किसी का बहुत दिन तक फॉलो अप कर सकता है, कोई आदमी नए लोगों से जल्दी बातचीत शुरू कर सकता है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई एक गुण होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 100 गुण की जरूरत नहीं होती, एक ही गुण की जरूरत होती है। एक बहुत बड़ा साधु एक नदी को पार करने के लिए एक नाव में बैठता है, नाव वाले से पूछता है तूने ऋग्वेद पढ़ी है? नाव वाला बोलता है नहीं साहब, ये ऋग्वेद क्या है? बोले नास्तिक, तेरा तो आधा जीवन व्यर्थ हो गया। बोले तूने यजुर्वेद पढ़ा है? बोले नहीं, ये भी नहीं मालूम।
अच्छा चल छोड़, गीता तो पढ़ा होगा। बोले नहीं साहब, गीता तो हमारे मोहल्ले में काम करती थी, उसके बाद तो चली गई, वो आई नहीं बहुत दिन से। बोले नास्तिक इंसान। अच्छा छोड़, कालिदास को जानता है? नहीं साहब, कालिदास तो कोई नहीं रहता है। बोलते है व्यर्थ है तेरा जीना, व्यर्थ है, तेरे जैसे लोग बोझ हैं इस संसार पे। अचानक नदी में बहुत तेज तूफान जैसा आने लग जाता है, लहरें उठने लग जाती, नाव पलटने वाली होती। नाविक पूछता है तैरना आता है? तो बोलता है नहीं। क्यों? नाव डूबने वाली, मैं निकल रहा हूं, आप रहो यहीं। तो भाई महाज्ञानी होने की जरूरत नहीं है एमएलएम में सफल होने के लिए। एक छोटा सा गुण, हर आदमी में एक गुण होता है और उस आदमी को एक गुण पता होना चाहिए। मैं सिर्फ एमएलएम की नहीं और भी बात करता हूं। आज का जागरण कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है आज का अखबार यहां का? आज के अखबार में मेरा एक बड़ा साक्षात्कार है जिसका टाइटल है सुपर स्पेशलिस्ट होने की जरूरत है। आज मां बाप बच्चे में क्या चाहते हैं? इसको अच्छा डांस आना चाहिए, ये अच्छा गाना गाना चाहिए, ये अच्छी ड्राइंग भी बनाना चाहिए, ये मां बाप का आदर करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, धूल में नहीं खेलना, बारिश में नहीं जाना, जंक फूड नहीं खाना, कभी पलट के जवाब नहीं देना, आंख नहीं दिखाना, टाइम पे पढ़ना। है तेरी क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो? अरे वो बच्चा है कि प्रोडक्ट? जिसको एक विटामिन बॉटल पकड़ ली, हाँ विटामिन ए बी सी डी ये सब, इसमें एफ क्यों नहीं है? चल एफ डाल। या कंप्यूटर के जैसे, हाँ भैया कैसा बच्चा चाहिए आपको? हाँ तेज दौड़ना चाहिए, यस बोलिए, डांस करना चाहिए, हाँ बोलिए, और भाषण देना, हाँ तो हो गया, ये लो ये आपका बच्चा लो। अरे भैया 100 गुण होने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों चाहिए 100 गुण? क्या 100 कैरियर अपना लोगे क्या? जिसके भीतर 10 चीजों में जो औसत रहता है ना, वो अच्छा स्टाफ बनता है। जो एक चीज का सुपर स्पेशलिस्ट होता है वो अच्छा मालिक बनता है। इसलिए आपके भीतर एमएलएम में जीतने के लिए 25-50 गुण की जरूरत नहीं है। एक गुण अपने भीतर ढूंढ लो और आपको मालूम होना चाहिए मेरा एक गुण है, ये साला मेरे को 100 बार मना करेगा, मैं फिर भी 101 बार इसके पास जा सकता हूं, ये मेरा गुण है। ये कितना भी बोल ले मैं अपने दिल पे नहीं लूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, ये मेरा गुण है। हाला अनजान शहर में छोड़ दो, मैं 20 दोस्त बना लूंगा, ये मेरा गुण है। एक गुण मालूम होना चाहिए आपको अपना बस, और वो गुण हमेशा याद होना चाहिए कि मेरा ये एक गुण है। एक गुण पे गंगा पार लग जाती है। तो पहला प्रश्न, आपके भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिससे आप इस बिजनेस में सफलता पा सकेंगे? प्रश्न स्पष्ट है? दूसरा प्रश्न, आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं? यदि आपको नहीं मालूम आप क्या पाना चाहते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, सर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। जा घुटने का ऑपरेशन करा ले, 1 इंची लंबाई बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा तू। आजकल एडवर्टीजमेंट आता है ना, इलीजारो तकनीक से 1 इंच बढ़ाओ। और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो लेट जा, मुर्दे की हाइट हमेशा बढ़ जाती है। कई लोग क्या बोलते हैं, सर मैं नाम कमाना चाहता हूं। कितना नाम चाहिए तेरे को? तेरे घर वाले जान जाएं, तेरे मोहल्ले वाले जान जाएं, तेरी कॉलोनी वाले जान जाएं, तेरे ब्लॉक वाले जान जाएं, तेरी डिस्ट्रिक्ट वाले जान जाएं, तेरे डिवीजन वाले जान जाएं, तेरे स्टेट वाले जान जाएं। अरे नाम कितना चाहिए वो तो बता, मात्रा। नहीं तो पता चला मर रहे जिस दिन और एक आध दोस्त बोला, क्यों तू तो बोला था नाम कमाऊंगा। कमाया तो मेरे पूरे घर वाले नाम जानते मेरे। तो जब तक आपके पास क्लियर कट लिखा हुआ विशिष्ट स्पेसिफिक सपना नहीं है, तब तक सपना बेकार है। एक सपना होना चाहिए। हरियाणा के हिसार शहर में एक बार मैं लेक्चर करने गया, वहां मेरे हाथ से कार बटनी थी। जब कार बटनी थी तो अचानक मैं देखता हूं कि एक लेडीज का नाम पुकारा गया। महिला वर्ग बैठी है ना इतनी सारी, तो एक लेडीज का नाम पुकारा गया। तो मैं देखता हूं वो स्टेज पे आई कार की चाबी लेने। तो मैं पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा और मैं पूछा, नहीं आईडी तो ठीक है तुम्हारे नाम पे, काम कौन करता है? बात समझ गए? आईडी तो तुम्हारे नाम पे, काम कौन करता है? बोले मैं ही करती हूं साहब। अच्छा। थोड़ी देर बाद देखा एक और कार अनाउंस हुई, फिर उसको।
अरे मैं बोला ये कैसे होगी? फिर मेरे को पता चला कि वो 4 कार जीत चुकी इसके पहले। तो मैं बहुत वो हो गया, उत्कंठा में आ गया। मैंने वो महिला से कहा कि भाई ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे को आपसे 5 मिनट मिलना है। मैंने उसको बुलाया और मैंने उससे पूछा कैसे करते हो ये सब, कैसे 4-4 कारें ले ली तुमने? वो क्या बताती है, बोले साहब मेरे पति ट्रक ड्राइवर थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अचानक पति का देहांत हो गया। मैं देखती थी मेरी मालकिन घर में रोज मीटिंग बिठाती थी और वहां कुछ कुछ समझाती थी। मेरा काम था बर्तन वर्तन साफ करना, चाय पानी ला के देना, मैं रोज रोज सुनती थी। एक दिन मैंने अपनी मालकिन से बोला मालकिन मेरे को भी बना लो इसका हिस्सा। मालकिन ने डांट डपट दिया मेरे को। मैंने मालकिन को बोला मालकिन मेरी तनख्वाह में से काट लेना आप, क्योंकि बोले मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को कुछ बनाना चाहती थी। उसके पिता ने सपना देखा था कि मेरे बच्चे ये बनना चाहिए, तो मैं उनका सपना पूरा करना चाहती थी। और बोले मैं अपने मालकिन का बैग उठाने लग गई, उनके साथ घर घर जाया करती थी और धीरे 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 करके 4 कार की अचीवर हो गई है। और आप आश्चर्य करोगे जान के कि उसका बच्चा आज कलेक्टर बन गया है, कलेक्टर बन गया। ऐसे सैकड़ों सच्ची कहानियों को मैंने अपनी आगे वाली बुक में सिर्फ कहानियां ही दी है। तो साथियों एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हो। प्रश्न 3, क्या आप 100% मेहनत कर रहे हो? यदि कोई दूसरा आदमी आपको आके बोल देगा ना अरे तू मेहनत नहीं करता, काम चोर है, आप उससे मारपीट कर लोगे। लेकिन आपके भीतर का सच आप जानते हो कि आप 100% मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या आप 100% मेहनत कर रहे हो? यह प्रश्न आपको अपने आप से करना है। चौथा प्रश्न, आपके सामने प्रमुख बाधा क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है? कौन सी प्रमुख बाधा है? एक बार बाधा तो पता चले, सर ये दिक्कत है, इस कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, फिर उसका हल ढूंढना। पहले बाधा तो पता चले, पूछो तो सही कौन सी ऐसी बाधा है। अरे यहां आए हो तो कोई ना कोई कारण से आए हो, आपको बता रहा हूं, कोई ना कोई सपना तो है, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई तकलीफ है जिसकी वजह से आप यहां आए हो। एमएलएम में कोई आदमी ऐसे ही नहीं चला आता, और आता है तो छटनी होकर जल्दी बाहर चले जाता है। यदि आप यहां आज बैठे हो तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो है जिसकी वजह से आप बैठे हो, जो पाना है, कुछ ना कुछ कहीं किसी को करके दिखाना है, कुछ ना कुछ किसी अपमान का बदला लेना है। कोई ना कोई एक कमी थी जिसको जीवन में आपके मन के किसी कोने को साल रही है, उस कमी को आपको जीतना है। कोई ना कोई एक बात तो है। पूछो अपने आप से कौन सी प्रमुख बाधा है जो मेरे को रोक रही है। बाधा ही नहीं पता चलेगी तो हल कहां से निकालोगे? और लास्ट और अंतिम प्रश्न, ये आप कितने साल में पाना चाहते हैं? जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप कितने साल में पाना चाहते हैं? याद रखिए, जब तक किसी सपने की टाइम लिमिट नहीं होती वो सपना सपना नहीं होता। आपके घर में कोई शादी है, आप 6 महीना पहले ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि 3 महीना पहले? 3 महीना पहले कि 1 महीना पहले? 1 महीना पहले कि 1 हफ्ते पहले? 1 हफ्ते पहले कि 1 दिन पहले? 1 दिन पहले की बारात दरवाजे पे आनी उसी वक्त? हम सब जब घर में हमारे टेलीफोन बिल आता है ना, बीवी बोलती है बिल आ गया है जी, हमारा पहला प्रश्न क्या होता है? लास्ट डेट कब है? राइट कि रॉन्ग? हर आदमी पूछता है लास्ट डेट कब है। फिर वो बीच में एक बार याद दिलाएगा कोई घर का आदमी, अरे अभी तो बाकी है ना 5 दिन। फिर लास्ट में बताना नहीं था आज लास्ट दिन है। कितनी लंबी लाइन होगी आज। दुनिया में 90% स्टूडेंट एग्जाम के आखिरी दिन ही एग्जाम फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्या कुछ बदल जाता है आखिरी दिन तक? नहीं, अभी तो बचा है टाइम, अरे अभी तो दिन है। अच्छा, सब लोग एग्जाम में गए कि नहीं गए? कभी ना कभी एग्जाम दिए? कौन सा सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ता है? जो लगातार चलता है वो, या जिसमें 2-4 दिन की छुट्टी हो जाती है वो? क्योंकि आदमी 4 दिन की छुट्टी वाले में क्या बोलता है? टाइम है, अभी तो कल कर लूंगा, फिर कल कर लूंगा, फिर आखिरी दिन अरे ये कैसा हो गया, 4 दिन की छुट्टी थी। तो साथियों, यदि आपके सपने में टाइम लिमिट नहीं है, हेलो, यदि आपके सपने में टाइम लिमिट नहीं है, हेलो, यदि आपके सपने में टाइम लिमिट नहीं है, हेलो,
यदि आपके सपने में टाइम लिमिट नहीं है, ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? क्यों हुआ अभी चौथी बार वाला गड़बड़? इसी को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। अपने आप बच गई ना, क्योंकि आपने उम्मीद कर लिया कि मैं अब ऐसे ही करूंगा। भाई जिंदगी कोई नक्शा नहीं है जो उम्मीद के हिसाब से ही चलेगी। कभी कभी निर्णय बदलना भी पड़ता है। कुछ नया पाने के लिए जिंदगी में कुछ नया करना पड़ता है। जो काम आप सालों साल से एक ही तरीके से कर रहे हो, आप सोचो कि मैं उसी तरीके से करता रहूं और कुछ नया और बड़ा हासिल हो जाए, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। यदि परिणाम बदलना है तो या तो काम बदलना होगा और या तो काम करने का तरीका बदलना होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों एमएलएम। अब मैं एकदम तार्किक बात बताने जा रहा हूं। एक एक बात जिसको नोट करना हो करे, क्योंकि आप सबको डाउनलाइन के साथ ये बातें बांटनी है। और दिमाग में नोट करो, कागज पे नोट करो। मैं तो वैसे दिमाग में नोट करने का सख्त विरोधी हूं। पहला, अभी आपको मैंने बताया कि कौन सी दो आवश्यकताएं हैं एमएलएम करने के लिए। एक, या तो आपकी आय ऐसी हो जिससे आपका गुजारा ना हो रहा हो, और या आपकी आय अच्छी हो लेकिन आपके सपने इतने बड़े हो कि आय पूर्ण ना पाए। दूसरा, हिंदुस्तान एमएलएम के लिए बेस्ट क्यों है। अब अभी तक आपको लोग ये बताते हैं ना, अरे यार मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, अरे यार जहां जाओ लोगों के पास कोई ना कोई जा चुका है, जहां जाओ लोग नकारात्मक बोलते हैं, खराब बोलते हैं एमएलएम को, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान इस वक्त क्यों बेस्ट है दुनिया में, और मैं ही इसको बता सकता हूं क्योंकि मैं ही जुड़ो जोड़ो जीतो मेरी एकमात्र पुस्तक है किसी भी हिंदुस्तानी राइटर की जो विदेशी भाषाओं में अनुवादित होकर विदेश में बिकती है। जितने भी लोग पुराने समय से एमएलएम कर रहे हैं, आप सब याद करिए, आपने अभी तक विदेशी लेखकों की पुस्तकें भारतीय भाषाओं में अनुवाद की भी पढ़ी थी। जुड़ो जोड़ो जीतो एक ऐसी बुक है जिसको विदेशी लोग भी पढ़ते हैं। एक बार मैं मलेशिया में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा था। ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं और कंपनी का मालिक बैठे हुए थे। एक एक बात याद रखना, क्योंकि जब भी आपका डाउनलाइन बोलता हुआ आया ना, सर बहुत बेकार है मार्केट, सब ये है सब वो है, तब आपको यही तर्क देने हैं। एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि सर दुनिया में इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है। उसने तुरंत छूटते से जवाब दिया, मलेशियन कंपनी का मालिक है ना, इंडियन नहीं। तुरंत छूटते से उसने जवाब दिया, भारत। मैं उसकी तरफ देखने लग गया। तो पत्रकार ने पूछा क्यों। उसने एक जवाब दिया, एमएलएम के लिए दो चीजों की जरूरत है। एमएलएम एक पीपल्स बिजनेस है, राइट। एमएलएम के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज, बहुत सारे लोग, यानी कि आबादी, क्योंकि पीपल्स बिजनेस है, जितने पीपल उतना बिजनेस। तो एमएलएम की पहली जरूरत है बहुत सारे लोग, और दूसरी जरूरत है बहुत सारे जरूरतमंद लोग। फर्क समझ गए। बहुत सारे लोग में तो हमसे आगे भी एक देश है। कौन सा देश है? लेकिन बहुत सारे जरूरतमंद में हम ही नंबर 1 है। तो पहली चीज बहुत सारे लोग, और दूसरी चीज बहुत सारे जरूरतमंद लोग। और मैं बता रहा हूं, सही समय पे सही बिजनेस में सही जगह पे होना भी भाग्य की बात होती है। आज एकदम सही समय है, आप एक सही देश में पैदा हुए हैं, भयंकर आबादी है। लोग बोलते हैं ना बिजनेस पूरा भर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी आबादी है इंडिया की, बताओ। लगभग 120 से 140 करोड़ के बीच हिंदुस्तान की आबादी है। और मैं जब इतना बोल रहा हूं, इसके बीच में अभी 10-20 और पैदा हो चुके हैं इधर उधर। 120 से 140 करोड़ की आबादी में यह सच बोलते हुए मैं यह गर्व महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान में आज भी 5 करोड़ लोग भी एमएलएम नहीं कर रहे हैं।
और यदि 125 करोड़ की आबादी है तो 120 करोड़ इंतजार कर रहे हैं आपके साथ साइन करने के लिए। यही सच्चाई है। तो साथियों, सच्चाई यह है कि मुश्किल से 5 करोड़, अरे आपकी अपनी डाउनलाइन देख लेना, बोलने को 20,000 होगी, 20,000 डाउनलाइन में 2,000 लोग भी एक्टिव नहीं होंगे। 5 करोड़ एक्टिव तो साइनिंग है, और मैं बोलता हूं पूरे हिंदुस्तान की सारी कंपनी मिला लोगे ना, सारी, तो भी 50 लाख एक्टिव नेटवर्कर नहीं होंगे। एक्टिव नेटवर्कर जितने भी लोग बोलते हैं ना मेरी डाउनलाइन 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, मैं पूछता हूं एक्टिव कितने हैं? हवा निकल जाती, वहीं 10% बचते हैं। राइट कि रॉन्ग बताइए? 10-20% से ज्यादा है किसी की डाउनलाइन एक्टिव? तो जिस देश में, और क्या सिंगापुर और मलेशिया, थाईलैंड, ये सब नेटवर्किंग के किंग बने हुए हैं। कितना बड़ा है सिंगापुर? आधे दिल्ली के बराबर, उतना सा सिंगापुर है। हम एक अकेले भारत में, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, 50 देश के बराबर हैं हम। चाहे क्षेत्र देख लो, और जनसंख्या में तो 60-70 देश के बराबर हो जाएंगे हम। तो आपको असली में एमएलएम करने की परमिशन एक देश की नहीं है, सच्चाई है 60-70 देश में करने की परमिशन है आपको। कई बार हम क्या, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बोल बोल के प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते। अरे क्या प्रॉब्लम है? कहां से आ जाएगी प्रॉब्लम? जब जिस देश में साइन ही 5 करोड़ लोग किए हुए हैं, 100 करोड़ खाली बैठे, तो प्रॉब्लम कहां से आ जाएगी? ठीक है, उनके दिमाग में हो सकता है कुछ नेगेटिविटी हो, अपने को जाके साफ करना है। कहीं पे भी जमीन में बैठते हो तो पहले उसको साफ करके फिर बैठते हो कि नहीं बैठते? ऐसा थोड़ी है कि हम जिंदगी भर बैठेंगे नहीं क्योंकि सब तरफ जमीन गंदी है। बस उसके दिमाग का कचरा साफ करना है, वहां पे अपना एक तो साइनिंग बिठानी, इतना ही तो करना है। तो साथियों, इंडिया इस वक्त एमएलएम में बेस्ट है, और आप एक राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है। तीसरी चीज, आने वाला दिन एमएलएम के लिए क्यों बढ़िया है? अभी बीते दिनों बहुत प्रॉब्लम हुई एमएलएम में, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई कि नहीं हुई? एक से एक हमने घटनाएं और दुर्घटनाएं सुनी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। साला कीचड़ छट गया, खरपतवार छट गई, थोड़ी बहुत बाकी है, वो अभी नए नियम आ रहे हैं, उसमें छट जाएगी। क्योंकि उसको इतना मजा आता है ना बात करने में। बात करो, पैसे ले आओ, बात करो, करते क्या हो इसके ज्यादा? और कुछ नहीं करते हो, बता रहा हूं, फालतू का रोना गाना करते हो। बात करो, पैसे लाओ, बात करो। कोई पूछेगा राणा जी से आपकी गाड़ी काहे की? कुछ नहीं जी, खाली बातचीत में खड़ी हुई है। जितने लीडर के बंगले काहे से बनाया जी? ऐसा नहीं बोलना चाहिए को ईंटे से बनाया, मार्बल से बनाया, बातचीत से बनाया हूं जी। करते क्या हो इसके अलावा? और बता दो, एक बोरी उठाते हो, एक जगह पसीना बहाते हो, कुछ करते हो, तो जहां भी जाते हो केवल बात करते हो। तो आने वाला समय एमएलएम के लिए बहुत अच्छा है। नए नियम आ रहे हैं, फालतू के ग्रोथ प्लान बंद होंगे, ग्रीडी प्लान बंद होंगे, सारे लालच वाले प्लान निपट जाएंगे। थोड़ा वक्त भर है, मैं बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, ऑफिशियल बात बता रहा हूं आपको। सारे लालच वाले प्लान निपट जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, लोगों को ना नेटवर्क कंपनियां धोखा नहीं देती, सच्चाई ये वो खुद को धोखा देते हैं। अभी आपके पास कोई कंपनी आए और बोले आप मेरे को 10,000 लगाओ और मैं हर महीने आपको 10,000 दूंगी, उसके बाद आप लगा देते हो, तो कंपनी बेवकूफ है कि आप? आपने लालच में लगाया 10,000। आपको भली भांति मालूम है कि हिंदुस्तान का बैंक जब साल में 8% ब्याज देता है, तो कौन सी माई की लाल कंपनी ऐसी आ जाएगी जो महीने का 20% से 100% के बीच रिटर्न दे देगी? साल का 200% दे देगी, एक साल में पैसा डबल कर लेगी। आपको भली भांति मन के किसी कोने में मालूम रहता है कि ये भाग सकती है। आप अपने आप को क्या बोलते हो? थोड़े दिन बाद भागेगी, तब तक तो अपन अपना निकाल लेंगे। और आप ही का लेके भाग जाती, क्योंकि आप निकाल नहीं पाते, वापिस री इन्वेस्ट हो जाते हो। तो जो भी आदमी मर रहा है वो अपने लालच में मर रहा है। भाई आप यदि बेवकूफ हो तो बनाने के लिए तो दुनिया तैयार है।
आप यदि बेवकूफ हो तो बनाने के लिए तो दुनिया तैयार है ना, इसमें दुनिया की क्या गलती है? गलती तो आपकी, आप बेवकूफ हो। अच्छा, आप बेवकूफ भी नहीं हो, एक्चुअली आप 1.5 होशियार हो। बेवकूफ तो वो होता है जिसको पता नहीं रहता कि ऐसी कंपनी भाग जाती है। हर पैसा लगाने वाले आदमी को पता रहता है भागेगी, ये हकीकत है। लेकिन उसके आंख पे ऐसा लालच का पर्दा पड़ जाता है ना, उसको नजर आना बंद हो जाता है। वो और अपने अकेला नहीं मरता, वो 4, 5, 10, 20 नाते रिश्तेदार को लेके, कुनबे को लेके मरता है। पूरा ढूंढते रहता है किसका पीपीएफ खाली हो, किसका प्रोविडेंट फंड से वो पैसा लेके निकले और पूरा का पूरा लगवा दूं इसी में। हर आदमी को मालूम रहता है कहां गलत, लेकिन वो समय समाप्त होने वाला है। हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे अच्छी कंपनियों के लिए जगह रहेगी। उन कंपनियों के लिए जगह रहेगी डाइवर्सिफाइड, जिनके 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। सारे अंडे एक टोकरी में रखो, टोकरी गिरती तो अंडे पूरे के पूरे एक साथ फूट जाते हैं। बोलते हैं ना कहावत, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अब इसमें शाकाहारी आदमी बोलेगा, सर मैं क्या करूं, मैं तो अंडा खाते ही नहीं हूं। तो जिनके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रोडक्ट हैं, वो कंपनियां सरवाइव करेगी। और क्यों एमएलएम को एक सीरियस बिजनेस? आज तक आपको लोगों ने ये बोला है ना, एमएलएम एक पारंपरिक बिजनेस से अलग है, यही बोला है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है। मेरा तो पूरा सिद्धांत ही उल्टा है भाई। मैं तो बोलता हूं आपको एमएलएम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए ये मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप कितने भी पुराने लीडर हो, नए लीडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को एजुकेट, क्योंकि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही क्या है, टूल्स को छोड़ के। आप बताओ क्या इन्वेस्टमेंट? अरे थोड़ा बहुत पेट्रोल जलाते हो तो हर बिजनेस में जलता है। थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करने में खर्चा होता है तो हर बिजनेस में होता है। सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, वो टूल्स, बुक्स, सीडीज, टेप्स, फंक्शंस। पूरा यकीन करो, हर रोज कितना भी क्यों नहीं जानते हो, फिर भी 25-50 पन्ने एक अच्छी पुस्तक के पढ़ो। अपनी कार में हर वक्त एफएम वगैरह सुनने की जगह कोई बढ़िया मोटिवेशनल एमएलएम की सीढ़ियां लगाओ, ताकि चलती कार में भी एक एजुकेशन की क्लास हो जाए। सिर्फ एक चीज आपको करेगी, वो है शिक्षा के प्रति समर्पण। और कंपनी अभी आज की डेट में एक अच्छी कंपनी होने के मापदंडों पे खरी उतरती है। और आज की डेट में मेरे को आपका भविष्य सुरक्षित हो नजर आ रहा है, और भविष्य सुरक्षित होना भी बहुत खुश होने की बात होती है। चलो खुश होकर तालियां बजाओ थोड़ा। अब आते हैं मूल मुद्दे पे। कंपनी का तो हो गया जो होना। अब मेन प्रश्न है आपका, आप कैसे कर रहे हैं इस बिजनेस को? तो साथियों, जब तक हमारा अपना सोचने का तरीका एमएलएम के प्रति बेहतर नहीं होगा, जब तक हम खुद सम्मान से इस व्यापार को नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें ऊंचे नहीं जा सकते। तो साथियों, सबसे पहले गहराई की बात शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने एमएलएम क्यों अच्छा है, डाउनलाइंस को क्या समझाना, कैसे समझाना है, इस पे बात की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे अपने बारे में। आपकी अपनी सोच एमएलएम के बारे में क्या है? साथियों, जितने भी लोग इसको शॉर्ट टर्म बिजनेस मान के कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। जो बिजनेस आपको एक घर दिलाने के लिए आपने चुना है, जो बिजनेस एक गाड़ी दिलाने के लिए चुना है, जो बिजनेस अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए चुना है, जो बिजनेस आपने समाज को योगदान देने के लिए चुना है, वो शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं हो सकता। तो पहली चीज, इस बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह सोचो। दूसरी चीज, ढेर सारी समस्याएं हैं मार्केट में, ढेर सारी है, लेकिन उस ढेर सारी समस्याओं के बीच ढेर सारे समाधान भी छुपे हैं। समस्याएं देखने की जगह समाधान देखना शुरू करो। और मैं बोलता हूं एमएलएम में समस्याएं होती नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा बताएं कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग क्या क्या बोलते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा मूल मंत्र देखने जा रहा हूं, गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको मार्केट में कोई समस्या नहीं होगी। क्या आपको ये गुरु मंत्र चाहिए? मतलब जैसे ही आपका कोई नहीं बोलेगा, आप भीतर से गदगद बाग बाग हो जाओगे। तो ये गुरु मंत्र आपको चाहिए?
तो पहले ये बताएं, मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक एक पॉइंट बोलना है बस। बोलो। लोग बोलते हैं कंपनियां भाग जाती है, वेरी गुड। और वेरी गुड, पैसा नहीं है तो जिंदा क्यों है भाई? हाँ बोलो। समय नहीं है, वेरी गुड। और एक एक में एक, रुको रुको, क्या बहुत दिन का दबा हुआ निकल रहा है क्या मन से? क्या है, लीडर लोग तो बोलने नहीं देते, उल्टी बात नहीं करना बोलते, मैं तो बोलता हूं बोलो बोलो, सब उल्टा बोलो, मेरे को सब सीधा करके जाना है। हाँ बोलो। कसम नहीं खाया होता तो कौन खिलाया कसम उसको? अच्छा ठीक है, घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए मामले में, ठीक है। और ऐसा नहीं एक एक आदमी खड़े होते जाओ, मैं पूछ लूंगा जिससे पूछना है, जिसको इसको बोलना है खड़े हो जाओ, बोलो। रुको रुको, मैं बोलूंगा, बोलने बोलो। इस बिजनेस से तुमने कितना पाया? वेरी गुड, बोलो। बहुत सारी कंपनी में लगा दिया हमने, बोलो। क्या नेटवर्किंग आगे चलती रहेगी? क्या उसको पता है वो चलता रहेगा? हाँ, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछा भाई। हाँ, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता तो जंगल में भेजो उसको। हाँ बोलो। कई लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है। हाँ ऊपर बालकनी, बोलो। दो 5 साल बाद वैल्यू मार्केट में गिर जाती है, वेरी गुड, बोलो। मैं आगे लोगों को नहीं जोड़ सकता, वेरी गुड, बोलो। मैं तो बना लूंगा, उन दोनों ने नहीं बनाया तो, चलो वेरी गुड, बोलो। सोच के बताऊंगा, वेरी गुड, बोलो। है मेरी औकात का बिजनेस नहीं है, मतलब बिजनेस उससे ज्यादा बड़ी औकात का, ऐसा बोल रहा था क्या वो? अच्छा उल्टा बोल रहा था, हाँ ठीक है, बोलो। हम किसी से कह नहीं सकते, बोलो। पापा से नहीं, वो बीवी से पूछूंगा बोल रहा होगा असली में, क्योंकि वो बीवी से पूछे बिना सांस भी नहीं ले सकता। बोलो। हाँ टोपी पहनाने का काम है, मतलब गर्मी के लिए अच्छा है अपना बिजनेस। हाँ बोलो। डाउनलाइन पे काम करना बंद कर दिया तो, वेरी गुड। अब कोई 5 लोग और बोल सकते हैं, सिर्फ लास्ट 5 बोलिए। रुको। हैं? नेटवर्क मार्केटिंग करने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इजी मनी नहीं चाहिए, अरे तेरे को मनी नहीं चाहिए बेटा। हाँ बोलो। हाँ आ रहा हूं ऊपर, आ रहा हूं भैया, ऊपर आ रहा हूं। हाँ बोलो। ये प्रोफेशनल नहीं है, लोगों को बता नहीं सकते, बोलो भाई बालकनी। हैं? बहुत सी करके छोड़ चुका है, तो वो अपने वैसे भी किसी काम का नहीं, को साइनिंग मत कराना, बोलो। ये बिजनेस चलाया किसने? अकबर के जमाने से चला है बोलना, जब उसने दीन इलाही धर्म शुरू किया, उसी के साथ एमएलए में आया, बोलो। प्रोडक्ट कॉस्टली है, मार्केट में सस्ते मिल सकते हैं, चलो बोलो जल्दी बोलो, 2-3 लोग और बस, फिनिश। है? मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है, वेरी गुड, बोलो। आ रहा हूं ना यार, तुम लोग कैसा करते हो? बालकनी आऊंगा, नीचे लोअर अपर फिर बालकनी, बोलो। पैसे पर्याप्त है, करने की आवश्यकता नहीं, बोलो। तुम तो एक बार बोल चुके हो ना। हाँ बोलो। पहले जो ज्वाइन होता है वो पहले पा लेते हैं। हाँ चलो। कंपनी इतना पैसा कहां से देती? क्या देखो भरा हुआ निकल रहा है लोगों का, वाह वाह। मतलब कुल मिला के बिजनेस बहुत कठिन है, नहीं? मार्केट में जाओ बहुत प्रॉब्लम। सच्चाई बोलो अभी, नो नो नहीं। यदि कठिन नहीं है तो इतना उबल कहां से रहा है कोई? हाँ बोलो। बेवकूफ बनाया जा रहा है, वेरी गुड। पहले तेरे को देखेंगे फिर हम करेंगे। तो भाई साहब बहुत देर से खड़े हो, कुछ बोलना है? अब रुको, अब जितने खड़े हैं इतने ही खड़े रहेंगे, अब एक अभी आदमी और खड़ा नहीं होगा। रुको 1 मिनट, 1 2 3 4, आप खड़े हो कि बैठे हो? हाँ ठीक है, 5 6
7। अब ये 7 को छोड़ोगे एक भी खड़ा नहीं होगा। शुरू करो यहां से, बोलो। अच्छा, प्रोडक्ट मार्केट से बहुत तरह के ले सकते हैं, इसमें इनके पास तो 2 ही है। वेरी गुड, बोलो। मैं संतुष्ट हूं। सबसे बड़ा असंतुष्ट वही होगा, बता रहा हूं। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, निराशा ऐसा बोल देता है आदमी, मैं निराशावादी हूं, कर नहीं सकता। नहीं यार, ऐसा नहीं मिलता होगा। कहां आदमी स्वीकार करता है अपनी कमजोरी। हाँ चलो, 3 हो गए, बोलो भाई। ये कंपनी और चलेगी, क्या गारंटी? उससे पूछना तू चलेगा, तेरी क्या गारंटी है? चलो, लेकिन उसका सवाल वाजिब सवाल है, उत्तर दूंगा अभी। बहुत सारी कंपनी कैसे मालूम आपकी सही है? चलो हो गया ना, नीचे वाले अब एक भी नहीं बोलेगा। बोलो बालकनी। ये कंपनी की अर्निंग कहां से हो रही है? हाँ बोलो, और पीछे। आपके कहने से जुड़ जाएंगे, ऐसा बोलने वाले को जोड़ना चाहिए क्या? हाँ बोलो। अरे समस्या बोलो, मतलब शॉर्ट में यही बोलना चाह रहे हो ना, कंपनी भाग जाएगी। तो विश्वास की कमी है मार्केट में। ठीक है, और बोलो, कौन बचा? लास्ट। अब इसके बाद किसी को परमिशन नहीं है, बोलो। प्रोडक्ट ले लेंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। हा, बाप रे बाप, कितने समय का भरा हुआ निकला है बाहर। हैं? लीडर लोग तो बोलने ही नहीं देते, डांट डपट के चुप कर। बोलना नहीं, बिल्कुल नेगेटिव कभी नहीं बोलना है। तेरी माँ है, तेरा बाप है, बिल्कुल नहीं बोलना। मैं बोलता हूं बोलो बोलो बोलो, निकालो जितना है। यदि कोई आदमी टाइम नहीं है बोल रहा है, तो असली में वो यस बोल रहा है कि नो बोल रहा है? नो। फिर यस बोल रहा है, नो बोल रहा है। यदि कोई बोल रहा है कंपनी भाग जाएगी, तो उसका अल्टीमेट अर्थ क्या है? यस कि नो? यदि कोई बोल रहा है कि कंपनी इतना पैसा कहां से देती है जब आईएएस आईपीएस भी नहीं कमाते, तो यस बोल रहा है कि नो? प्रोडक्ट महंगे हैं तो यस बोल रहा है कि नो? प्रोफेशन अच्छा नहीं है तो यस बोल रहा है कि नो? यदि वो बोल रहा है इज्जतदार बिजनेस नहीं है तो यस बोल रहा है कि नो? कुल मिला के वो नो बोल रहा है, राइट? तो हम इस सार पे सब एग्री हैं कि जो भी आदमी ऐसा बोल रहा है वो आपको नो बोल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप में से जितनी भी बार आप जो आदमी हैं यहां पे, जितनी भी बार आप एक शर्ट देखने गए हैं, क्या हर बार उसको खरीद के आए हैं कि नो भी बोल के आए हैं? जितनी भी बार आप किसी दुकान में घुसे हैं, क्या हर बार खरीद के निकलते हैं कि कई बार बिना खरीदे भी निकलते हैं? जिसने भी अपनी बाइक ली है, वो जितनी बार बाइक के शोरूम में गया, हर बार बाइक खरीद के निकला कि कई बार टेस्ट ड्राइव लेके चाय पी के निकल लिया? एक शहर में करोड़ों की लागत से एक आदमी एक शोरूम बनाता है बाइक का, एक कार का। करोड़ों का उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, 25-25 स्टाफ रखता है, बिजली का खर्चा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बाजार की तेजी, मद्दी, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ करने के बाद आप उस शोरूम में पहुंचते हो। वहां पे एक सुंदर सी लड़की मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करती है। आइए सर, भले ही आपकी शकल स्वागत करने जैसी नहीं हो, तो भी बोलती आइए सर, बैठिए, क्या लेंगे सर आप? चाय पिलाती है, कॉफी पिलाती है। फिर आप उसी का तेल जला के उसी की बाइक या कार को टेस्ट ड्राइव ले लेते हो। जब आप वहां नो बोल के आ सकते हो, तो किसी ने आपको नो बोल दिया, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया? लेडीज लोग यहां बैठे हैं, आप लोग एक साड़ी देखने के लिए, पसंद करने के लिए जनरली कितनी साड़ियां देखते हैं? 4 में कोई लेडीज पसंद कर ले ना, तो दुकानदार धरती छोड़ के चांद पे चला जाए उसी दिन। कई बार उसकी जान निकल जाती सेल्समैन की।
दुकानदार करोड़ों का स्टॉक करके बैठा है, हजारों साड़ियां रखा हुआ है। बहन जी आइए बैठिए, बहन जी चाय लेंगी, काफी लेंगी, बहन जी चाय काफी पी रही हो, खोले जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बहन जी देख रही है, नहीं इसका फूल थोड़ा छोटा है, ये लाइन थोड़ी पतली है, यदि ये ऐसी नहीं ऐसी होती तो, इसकी बॉर्डर ना थोड़ी चौड़ी है, इसका पल्लू जरा अच्छा नहीं है। और उस धीरे धीरे वो पसीने से लथपथ होता चला जा रहा है। लास्ट में उसका पूरा स्टॉक खोल के बिगड़ चुका है। बहन जी अभी भी पूछ रही और कुछ है नया। पूरी जान निकल गई उसकी उस आदमी की, और जितनी देर उसको बिछाने में नहीं लगा उससे डबल देर 4 स्टाफ मिलके समेटेंगे अभी उसको। और बहन जी चली आई वहां से, आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, डिजाइन कुछ मंगाओ लेटेस्ट। साला जान निकाल लिया, वो अपनी 1 करोड़ का माल रखा हुआ है वहां, इनको उसमें भी इनकी पसंद नहीं मिल पा रही है। जब आप 500 साड़ियां देख के 3 घंटे एक सेल्समैन का माथा खा गए, उसके यहां फोगट का चाय कॉफी पी के वो बेचारा बिजली जला रहा है, किराया भर रहा है, स्टाफ को सैलरी दे रहा है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गुमास्ता, भाई लोग, मेंबरशिप, एसोसिएशन, जाने कितनी जगह का पैसा दे रहा है, ऐसे करोड़ों रुपए खर्चा करने वाले की छाती पे आप उसको नहीं बोल के आ गए। आपको किसी ने नहीं बोल दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। 8,000 रुपए भर लगा के आप तो ऐसा वरदान चाहते हो कि हमको कोई नो ही ना बोले। आप वो 10 करोड़ के दुकानदार को नो बोल सकते हो। और मजे की बात ये, जिसको आप पीड़ा देते हो वही आपको चाय नाश्ता कराता है। आप कभी कराते हो? किसी ने आपको परेशान नहीं किया। जब आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वाले को मना कर सकते हो, उनकी दुकानों में जाके उन्हीं का चाय नाश्ता करके उन्हीं का तेल जला के वापिस आ सकते हो, 8,000 की ज्वाइनिंग में किसी ने आपको नहीं बोल दिया तो क्या हो गया भाई ऐसा। और सच्चाई में बताऊं, कभी कभी एक कार की शोरूम में एक दिन में 50 आदमी आते हैं, 50 को वो पूरे सम्मान के साथ चाय नाश्ता कराते हैं, 50 में से 25 टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, तो भी कई बार पूरे दिन में एक भी कार नहीं बिकती। अब आपसे मैं सच्चाई से पूछता हूं, यदि आप पूरी ताकत और पूरी समर्पण और पूरी लगन से प्लान दिखाओगे तो 10 में से कितने प्लान में हाँ होगा? हाँ होगा, बताओ। 10 में से 2। पूरी लगन, पूरे समर्पण, पूरी स्टडी रिसर्च से प्लान दिखाओगे तो 10 में से खाली 2 हाँ बोलेंगे। 4 का एवरेज ले लेते हैं, 40%। मतलब आप दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले धंधों में से एक हो, जहां पे हर 10 कस्टमर में 4 कस्टमर आपसे खरीदी करता है। आप डरते हो, आप 10 से नहीं मिलते, आपका डर है ये। आप एक आदमी के मना कर देने के बाद घर बैठ जाते हो, इतने साल से हमारी दोस्ती थी, मना कर दिया, अरे मेरा कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? फोकट में दे रहे क्या? तो साथियों, सबसे ज्यादा सफल बिजनेस में हो, हर 10 पूरी, और यदि 10 में से 1 या 2 सफल हो रहे हैं ना, मतलब आपके प्लान दिखाने या आपके स्टाइल में कोई गड़बड़ है, किसी सक्सेसफुल अपलाइन से मिलो, अपनी स्टाइल उसको समझाओ और उससे सलाह लो, उसकी फोटोकॉपी करो और उस तरीके से आप प्लान दिखाओ। क्योंकि 10 प्लान में उसको 10 आदमी रखने, उनकी तनख्वाह देना है, दुकान चले नहीं चले उसको बिजली देना है, दुकान चले नहीं चले उसको टैक्स देना है, दुकान चले नहीं चले उसके पास डेड स्टॉक पड़े रहता है, 50 प्रकार की चीजें हैं। आपके पास क्या चीज का खर्चा है उस 8,000 के बाद? खाली बाता बाती करो, पैसा लेके चलो। तो जितना कठिन हमने इस बिजनेस को बोल बोल के बना दिया ना, कठिन है, 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 वो इसलिए कठिन हो गया क्योंकि हम बोलते ज्यादा हैं, करते कम है। यदि हम हर दिन तय कर लें कि दुनिया कहीं की कहीं हो जाए, लोग हां बोले चाहे ना बोले, मैं इतना प्लान पर डे दिखाऊंगा, बस आप उसके बाद देखो कि कोई आपको रोक सकता है क्या। तो आज के बाद जब कोई नो बोले ना, तो मन के भीतर खुश होना, अब बोलना फिर मेरे को एक चांस मिला है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं जिस दिन तक तो यस नहीं बोलेगा। सोचो धीरे धीरे नो बोलने के लिए हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो जाए कि जैसे ही नो बोले मन मुस्कुराए, अरे तेरी तो तू तो अभी चांस खोल के रखा है मेरे लिए। नो बोला मन मुस्कुराया, नो बोला मन मुस्कुराया, तो आपको नो से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
भैया ये सादा बिजनेस का नियम है, हर आदमी जो आपकी दुकान पे आता है वो हमेशा आपका खरीदार नहीं होता। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते। यही एमएलएम पे भी लागू होना चाहिए कि कुछ लोगों को आप प्लान दिखाएंगे वो आपको नहीं बोलेंगे, कुछ लोग आपको हाँ बोलेंगे। तो इसमें इतना लोड लेने की क्या बात है? इसमें इतना गहरे और ईगो पे ले लेने की क्या बात है? बिजनेस की तरह करो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक लेडीज साड़ी लिए बिना निकल गए, उसके बाद दुकानदार बैठ के रो रहा है अरे इतनी साड़ी दिखाया। रोता है क्या? वो तो अगली लेडीज में अपने अगले कस्टमर में बिजी हो जाता है। आप क्यों घर बैठ जाते हो भैया? दो लोग मना करते हैं तो। एक आदमी ने आपको जबरदस्त एंटी बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एमएलएम के बारे में, आप पूरा ड्रेन हो गए, 3 दिन फिर काम ही नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों हो गया भाई? कोई दुकान को बंद होते देखे हो कि सुबह 10 से 12 4 कस्टमर आए, चारों कुछ भी खरीदी नहीं की, अब 3 दिन के लिए दुकान बंद। हमारे एमएलएम वाले क्यों बंद हो जाते हैं? फटाक से हो जाते कि नहीं हो जाते? 2-3 लोग यदि तगड़े नेगेटिव मिल जाए 2-4 दिन मतलब बेकार है यार, और टाइम ठीक नहीं चल रहा है, छोड़ दो। करते जाओ ना काम। हर रोज निश्चित तादाद में प्लान दिखाओ। हो सकता है किसी दिन 10 के 10 नहीं बोल देंगे, किसी दिन 10 में से 8 ज्वाइनिंग कर लेंगे, एवरेज निकल जाएगा महीने में। तो साथियों, पहले तो इस बिजनेस को बहुत बुरा खराब कठिन बोलना बंद कर दो। ना तो ये बिजनेस बुरा है, ना खराब है, और ना कठिन है। और दूसरी बात, इतना फोकटिया बिजनेस कोई हो भी नहीं सकता जिसमें कुछ नहीं लगता डेली बेसिस पे, रिकरिंग एक्सपेंसेस जिसके नील है। तो ये बहुत अच्छा व्यापार है। बस कोई भी नो बोले तो उज्जवल पाटनी का चेहरा याद करना, मुस्कुराना, मरा तू, और मन में बोलना तू नो बोला मरा। तेरी बीवी से लड़ाई चालू रहेगी, तेरा बच्चा झूठ बोलना चालू रखेगा, बेटा तेरे को सड़क बदलना ही पड़ेगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, या तो तू दुनिया छोड़ या तो मेरे को चेक दे। तो साथियों, एजुकेशन और नो एजुकेशन, जितने भी लोग बिना शिक्षा के इस बिजनेस को कर रहे हैं, न पुस्तकें पढ़ते हैं, न सीडीज सुनते हैं, आपका मोटिवेशन रोज रोज डाउन होगा। रोज रोज मोटिवेट होने के लिए किसी अपलाइन, किसी मोटिवेटर, किसी ट्रेनर के आश्रित मत रहो। जब जब प्रोग्राम होंगे उनसे मोटिवेट हो। बाकी डेली बेसिस पे रोज कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो। आप एक जुड़ो जोड़ो जीतो मेरी पुस्तक है, या नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, ऐसी एक आध पुस्तक को हमेशा अपने बैग में रखो। जब किसी रेलवे क्रॉसिंग में फंसे, जब कोई स्टेशन में बैठे हैं, कहीं भी 15 मिनट की वेटिंग है, उसको व्यर्थ ऐसे ही आसमान ताकने की बजाय पढ़ के 15 मिनट को लर्निंग का सत्र बना लो। माई बिजनेस और डाउनलाइंस बिजनेस, कई लोग इसको अपना बिजनेस या डाउनलाइन का बिजनेस मानते हैं। जो अपना बिजनेस मानते हैं वो पूरी लगन से करते हैं। जो दूसरे का बिजनेस मानते हैं, कई लोग सोचते हैं कोई दूसरा मेरे को बढ़ा देगा, बना देगा, कोई दूसरा बढ़ाता और बनाता नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में सफलता का प्रतिशत आम बिजनेस जितना ही है। सेकंड, इस बिजनेस को आपको एक पारंपरिक बिजनेस की तरह रोज करना है। आप कभी बताओ, आपके मोहल्ले में एक छोटी सी पान की दुकान है या एक छोटी सी जनरल स्टोर है, क्या थोड़ी बहुत बारिश में वो बंद हो जाता है? भले उसके पास ग्राहक आए नहीं आए, वो रोज निश्चित समय पे जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दुकान खोलता है, सफाई करता है, बैठता है और पूरा दिन बैठता है, भले ग्राहक आए चाहे नहीं आए। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि रोज निश्चित टाइम, निश्चित घंटे बिजनेस करें? हम इतना मूड पे आश्रित क्यों है कि कभी किए तो 2-4 दिन जोर से कर लिए और कभी नहीं किए तो 15-15 दिन ठंडे पड़े? एक पारंपरिक बिजनेस की तरह। मैं आपको ये नहीं बोलता आप पूरा दिन दो, मैं आपको बोलता हूं 3 घंटा दो दिन में, भले 4 घंटा दो। जिस दिन लगे फुल टाइमर बनना है, फुल टाइमर बन जाओ, लेकिन यदि 4 घंटे भी दे रहे हो तो 100% समर्पण से दो, 100% ताकत से दो, ताकि बाद में, क्योंकि 4 घंटा भी दे रहे हो, ये 4 मिनट भी दे रहे हो तो भी नेटवर्कर होने का तो लेबल लग गया आपके ऊपर। तो अब जब लेबल लगी गया तो पूरा न्याय करो, पूरी ताकत झोंक दो। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस लेवल पे हो। कई लोग बोलते हैं ना कि जो लोग बाद में आते हैं कुछ नहीं कमाते हैं। कुछ नहीं है। क्या राणा जी के पहले और लोग नहीं थे? क्या इनके अपलाइन के पहले और लोग नहीं थे? सब थे। तो क्या हर किसी के पास BMW है आज?
क्यों कुछ ही लोगों के पास है? इन्होंने अपने सैकड़ों अपलाइनों को क्रॉस करके आगे निकल गए। इस बिजनेस की ब्यूटी है। सरकारी नौकरियों की प्रॉब्लम यह होती है कि आप चाहे इतना अच्छा काम कर लो, आपको एक निश्चित समय के बाद ही प्रमोशन मिलता है। इसीलिए वहां थोड़े दिन के बाद टैलेंटेड व्यक्ति भी अपना टैलेंट एक किनारे छोड़ देता है। वो बोलता है छोड़ो, यहां पे अतिरिक्त मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता। एमएलएम एक ऐसी जगह है जिसमें आप अतिरिक्त मेहनत और अपनी जान झोंक देते हो, आप 25 अपलाइन को क्रॉस करके आपकी अर्निंग उनके ऊपर जा सकती है। जिसमें जितना दम उतनी उसकी ऊंचाई। एक ही रूल है इसका, जिसमें जितना दम। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहां हो, आज आप क्या हो। एक बहुत पुरानी इमारत के हाथे में एक बहुत पुराना पेड़ था। हेलो, एक बहुत पुरानी इमारत के हाथे में एक चिड़िया और एक बंदर रहा करते थे, एक बहुत पुराने पेड़ पे। एक बार उस इमारत में आग लगी। जब आग लगी तो जिसके पास जो साधन था उसने मेहनत करना शुरू किया। जिसके पास मोबाइल फोन था उसने मोबाइल से फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। जिसके पास पाइप था उसने पाइप से पानी डाला। जिसके पास ड्रम था उसने ड्रम से पानी डाला। जिसके पास बाल्टी थी उसने बाल्टी से पानी डाला। जिसके पास मग था उसने मग से पानी डाला। हर आदमी अपनी पूरी ताकत से आग बुझाने में लग गया। चिड़िया बंदर से कहती है, बंदर भाई, हम भी इसी इमारत में रहते हैं, हमने इस इमारत का नमक खाया है, हमको भी आग बुझाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो बंदर चिड़िया से कहता है, अपनी औकात में रह के बात क्या कर, तेरी साइज देखी कितनी है, तू आग बुझाएगी? तो चिड़िया चुपचाप होकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है, चारों ओर हाहाकार है। फिर थोड़ी देर के बाद चिड़िया बंदर से बोलती है, बंदर भाई, इस इमारत का बहुत कर्ज है हमारे ऊपर, हमको भी इस इमारत की आग बुझाने के लिए कुछ करना चाहिए। बंदर बोलता है, तेरे को एक बार समझाया समझ नहीं आई? तेरी चोंच कितनी बड़ी है, उसमें कितना पानी आएगा जो आग बुझा लेगी, बैठ। और चिड़िया बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जाने चिड़िया को क्या होता है, वो अपनी जगह से उड़ती है और पास के एक पानी के गड्ढे में जाती है, अपनी चोंच में पानी भरती है, लाती है, आग पे डालती है, फिर उड़ती है, फिर जाती है, फिर पानी भरती है, फिर आग पे डालती है, फिर उड़ती है, फिर जाती है, फिर पानी भरती है, फिर आग पे डालती है, फिर उड़ती है, फिर जाती है, फिर पानी भरती है, फिर आग पे डालती है। थोड़ी देर बाद सबके मिले जुले प्रयास से वो आग बुझ जाती है और बंदर ठाका लगा के हंसता रहता है। तो चिड़िया पेड़ पे लौटती है और बंदर से बोलती है, क्यों रे बंदर, क्यों हंस रहा था? तो बंदर क्या बोलता है, तू बहुत इतरारी है, तेरे को क्या लगता है आग तूने बुझाई? अरे तेरी चोंच का साइज कितना है और उसमें पानी कितना आता है? तो जो जवाब चिड़िया उस बंदर को देती है, वो जवाब आज के इस दिन के सत्र का सबसे बड़ा जवाब है। वो जवाब सबसे महत्वपूर्ण है हम सबकी जिंदगी के लिए। चिड़िया बंदर से कहती है कि सुन बंदर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आग को मैंने बुझाया है नहीं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच की साइज क्या है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच में कितना पानी आता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जिस दिन इस इमारत में आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम किनारे बैठ के हंसने वालों में आएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। आपकी जिंदगी में अभी कितनी भी मुश्किल हो, आज आपकी साइज कितनी भी छोटी हो, आज आप अपने ग्रुप में कितने भी छोटे हो सकते हैं, आपका 100 का ग्रुप है, किसी का 10,000 का ग्रुप है, किसी का 50,000 का ग्रुप है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कल आप क्या बनना चाहते हैं और वो बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं या अपने आप से बहानेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जीवन बड़ा अजीब है दोस्तों, जब पीछे पलट के देखोगे ना 5-10 साल बाद तो बहुत अफसोस होगा, यार उस वक्त मैं ताकत लगा देता तो क्या से क्या हो जाता। बहुत अफसोस होता है बाद में, हम लौटा नहीं पाते लेकिन वक्त को। तो आज यहां एक चॉइस करने का वक्त है
कि मैं एक आम नेटवर्कर बन के रहना चाहता हूं, जो कभी काम करता है, कभी नहीं करता, कभी दो चार ने नेगेटिव बोल दिया तो ठंडा हो जाता है, कभी कोई दूसरी कंपनी आ गई तो लालच भरी नजरों से देखने लग जाता है, कभी कोई दूसरा प्रस्ताव आ गया तो उस ओर आकर्षित हो जाता है, कभी कई कई दिन तक मेहनत नहीं करता, कभी डाउन लाइन से कनेक्शन रखता है तो कभी नहीं रखता। एक ऐसा नेटवर्कर बनना चाहता हूं, या एक ऐसा नेटवर्कर जिसने वादा किया है अपने आप से कि 2 साल के भीतर मैं अपने और अपने खानदान की जिंदगी बदल दूंगा। कौन सा नेटवर्कर बनना चाहते हो? क्योंकि पूरी ताकत झोंकने के बाद यदि आप असफल भी हो गए ना, तो मन में अफसोस नहीं होता, क्योंकि आपका मन आपसे बोलता है नहीं यार तूने तो पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन जब आप टाइम पास करते हो ना अपने आप से, तो आपको बहुत अफसोस होता है। और जब आप पूरी ताकत लगा देते हो, जब आप किसी शक्तिशाली, बहुत डायनामिक, बहुत इंटेलिजेंट, फास्ट ग्रोथ वाले अपलाइन की फोटोकॉपी बनने की ताकत लगा देते हो, सिस्टम पे डुप्लीकेशन की ताकत लगा देते हो, तो उसी समय एक कहावत हो जाती है कि जिस दिन आप सितारों को पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर की ओर कर देते हो, उसी दिन आप तय कर लेते हो कि अब आपके हाथ में कभी कीचड़ नहीं आ सकता, क्योंकि आपका हाथ ऊपर की तरफ हो गया। तो जिस दिन आप किसी शक्तिशाली अपलाइन की तरफ बनने का ठान लेते हो, जिस दिन आप इस नेटवर्क से अपने बच्चों की शिक्षा का ठान लेते हो, अपने परिवार की समृद्धि का ठान लेते हो, अपने लिए घर का ठान लेते हो, अपने लिए गाड़ी का ठान लेते हो, उसी दिन आप ये तय कर लेते हो कि अब आप एक आम आदमी नहीं रहे, क्योंकि आपने हाथ ऊपर की ओर उठा दिया। तो ये चुनाव की ताकत आपके पास है। कल सुबह से भी लोग तरक्की करेंगे। कल सुबह से भी इस हॉल में कई ऐसे लोग होंगे जो अभी तक जो हुआ उसकी ऐसी की तैसी अब नया करना है। अतीत को छोड़ो। 2 शराबी शराब के नशे में रात को एक नदी के किनारे पहुंचे और वहां उनको एक नाव दिखी और दोनों शराबी उस नाव पे बैठ गए, बहुत खुश हो गए कि नाव मिल गई, और सारी रात चप्पू चलाते रहे। सुबह का उजाला हुआ, नाव वहीं की वहीं थी। क्यों? क्योंकि नाव का लंगर नहीं खोला था। तो अपनी पिछली असफलताओं को भूल जाओ, लंगर खोल दो सारे पुराने। कोई हवाई जहाज एयरपोर्ट पे खड़े रहने के लिए नहीं बनता, कोई पानी का जहाज किनारे खड़े रहने के लिए नहीं बनता। हवाई जहाज को एक दिन आसमान में उड़ान भरनी होती है, और पानी के जहाज को एक दिन समुद्र की लहरों के बीच जाना ही होता है। आज तक क्या था और क्या नहीं भूल जाओ। आज तक जो भी ताकत, जितना भी काम किए भूल जाओ। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनको भूल जाओ। कल सरकार नियम बदल देगी तो, कल नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो गई तो, ये सब भूल जाओ। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपके नियंत्रण में क्या है? आज अपनी पूरी ताकत झोंकना, सिर्फ ये आपके नियंत्रण में, सिर्फ ये आपके नियंत्रण में। सड़कों पे गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो क्या सड़कों पे गाड़ियां चलना बंद हो जाती है? हवाई जहाज क्रैश होते हैं, पूरे के पूरे लोग मर जाते हैं, तो क्या हवाई जहाज उड़ने बंद हो जाते हैं? केदारनाथ बद्रीनाथ का इतना बड़ा हादसा हुआ तो क्या इसके चक्कर में वैष्णो देवी से लेकर सब कुछ बंद हो जाएंगे? कोई बंद नहीं होगा। जिंदगी है, दुर्घटनाएं घटती रहेगी, जिंदगी चलती रहेगी, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन इस जिंदगी के बीच हम लोग कुछ चुनाव करते हैं, और वो चुनाव ही हमारी दशा और दिशा को तय करते हैं। कुछ जल्दी जल्दी मैं आपको छोटी छोटी धारणाएं बताना चाहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कई लोग बोलते हैं बहुत सारा संपर्क और पहचान चाहिए। मैं बोलता हूं बहुत बड़ा झूठ है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम बहुत मेहनत लगाते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं कि अरे यार इसका जबरदस्त नेटवर्क है, जबरदस्त ग्रुप है, इसकी बहुत पहचान है, और लेके आ जाते हैं और वो टाई टाई फिस हो जाता है। और कितने लोग ऐसे रहते हैं जो हमको ज्वाइन करते हैं और हम उसको बहुत ऑर्डिनरी समझ के उसको वैल्यू तक नहीं देते, लेकिन एक दिन वो हमको डायमंड बना देता है। उल्टा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो ये कहा जाता है इसमें साला लंगड़ा घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ता है। जिसके बारे में कुछ नहीं सोचो वही स्टार निकलता है इसमें। राइट कि रॉन्ग? हर किसी के ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जिसको आपने शुरू में उतना महत्व, उतनी अहमियत नहीं दी होगी, लेकिन वो कमाल कर देता है। तो इसके लिए बहुत सारे संपर्क और पहचान की कोई जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अनुकूल नहीं है, कई लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूं इंडिया के सबसे ज्यादा अनुकूल है। जहां पे जितने ज्यादा लोग वहां पे उतनी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। और एक और बात बताता हूं, हमारी सामाजिक व्यवस्था इस देश को नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अनुकूल बनाती है। हम लोग
एक बहुत अच्छे सामाजिक ढांचे में रहते हैं। हमारे घर में एक छोटी सी शादी में भी 500 लोग काम करने आ जाते हैं। राइट कि रॉन्ग? एक आदमी बीमार हो जाए 50 रिश्तेदार आ जाएंगे, आधी रात को भी आपको 10 जगह से मदद मिल जाती है, लोग आपके घर में आ जाते हैं, पूरा आस पास कॉलोनी मोहल्ला जमा हो जाता है। हमारे यहाँ छोटे से फंक्शन में भी 100 रिश्तेदार खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा एक शक्तिशाली सामाजिक ढांचा और हमारी बुनियाद है जो हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते आज भी, और अधिकांश माँ बाप भी ये नहीं करते कि बच्चा जैसे ही बड़ा हो लात मार के उसको बाहर निकाल दो। हमारे यहां जब तक एक परिवार का ढांचा चलता है उसको अंतिम दिन तक चलाने की कोशिश की जाती है। और जहां जहां आपसी संबंध बहुत गहरे होंगे वहां वहां नेटवर्क मार्केटिंग की संभावना हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि आपको हर आदमी के पास 100-200 आदमी से परिचय होता है, और आप जितने ज्यादा लोगों को अपने क्लोज नेटवर्क में पाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हमेशा क्लोज नेटवर्क से होती है। कई लोग बोलते हैं एक छोटा मोटा व्यापार है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से किसी ने कोई बड़ा महल देखा है? आपके लखनऊ में भी तो है बड़े इमामबाड़ा और ये सब, और भी कई जगह आपने महल देखा होगा। एक बहुत बड़े महल को एक बहुत बड़ी बाउंड्री वाल घेरे रहती है, उस बहुत बड़ी बाउंड्री वाल को एक विशाल का दरवाजा घेरे रहता है, और दरवाजे की साइज क्या होती होगी? ऐसे ही अंदाज। चलो हम 25 फीट मान लेते हैं एवरेज। उस 25 फुट दरवाजे की कुंडी कितनी बड़ी होती होगी? ये लो, इधर एक दो लोग हैं जो बोलते हैं 25 फुट के दरवाजे की कुंडी 8 इंची की होती होगी। अरे वो दरवाजा खुद ही खोल लेगा उसको, तू खुल जा करके। कितनी होती होगी कुंडी? 1.5-2 फीट होती है, बड़ी बड़ी होती है हैवी। 2 फीट की कुंडी का ताला कितना बड़ा होता होगा? 6 इंची। अब यहां बाहर रात को जो ताला लगेगा ना वो रहता है 6 इंची का। 2 फीट के दरवाजा कुंडी का ताला कितना बड़ा होता होगा? कम से कम ऐसा बड़ा बड़ा होता है 10-12 इंची का। तो 1 फुट, 1 फुट के ताले की चाबी कितनी बड़ी होती है? 5-6 इंच। अभी संभालने वाला 6 इंच की चाबी को संभालता है कि 2 फुट की कुंडी को? 2 फुट की कुंडी को संभालता है कि वो 30 फुट के दरवाजे को पकड़ के रखता है? किसको संभालता है? चाहे कितना भी बड़ा दरवाजा हो, कितनी भी बड़ी कुंडी हो, अंत में राजा या रानी अपने तकिए के नीचे चाबी लेके सोते हैं। तो भैया छोटी साइज का मतलब ये नहीं होता कि चीज कम महत्वपूर्ण है।